हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन इंशान ऑन फिक्शन विद फूड जोशी। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। एंड सच कहूँ तो मैं अभी कल से ही नहीं उभर पा रही हूँ। आप लोगों ने जितनी विशेस की हैं, मुझे सच कहूँ तो पहली बार है जब मुझे इतने सारे लोगों ने विश किया है। आज से पहले मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। एंड एक सीक्रेट बताऊँ कि मेरा बर्थडे किसी को याद रहता ही नहीं है। और ये कोई मजाक नहीं है या फिर कोई मेडअप स्टोरी नहीं, ये सच है। मेरा बर्थडे किसी को याद नहीं रहता, पता नहीं ऐसा क्यों है। मेरे भाई का जो बर्थडे वो सबको याद रहता है। वैसा नहीं है कि मेरी माँ या मेरे जो पापा है, पापा को तो उनको तो कुछ याद आता नहीं है, लेकिन जो मेरी माँ है, ऐसा नहीं है कि वो जानबूझकर भूलती है, लेकिन उनके दिमाग में पहले इतनी टेंशन होती है कि वो भूल जाती है। लेकिन जब भी उन्हें याद आता है, लिटरली ही वाज सो हैप्पी। एंड आपको पता है, जब कल मैंने दिखाया कि देखो मुझे कितने सारे लोगों ने विशेष किए है, तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी। एंड ये सब सिर्फ आप लोगों की वजह से हुआ है। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे इतना विश किया, इतना प्यार दिया है। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं इतना प्यार डिजर्व भी करती हूँ या नहीं, लेकिन आपने लिटरली बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, इसलिए थैंक यू सो मच। और अब मैं आपके साथ आज की स्टोरी शेयर कर रही हूँ, मतलब। एंड मैंने जैसा कि आपको टीचर के लिए बोला था, तो मुझे जहाँ तक लगता है ना कि 90% तो हो चुका है मेरा सिलेक्शन। जो 10% बचा है वो भी 1-2 दिन में हो जाएगा। लेकिन फिर से मेरे कॉलेज में असाइनमेंट आ गया। आपको पता है कि इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होती है ये चीज़। कॉलेज में पढ़ना पसंद होता है, लेकिन ऐसा है ना कि मैं रोज़ कॉलेज नहीं जाती। अब आपको तो पता ही है कि मैं रोज़ कॉलेज नहीं जाती। अब मैं कभी कभी कॉलेज जाती भी हूँ, लेकिन मेरा कॉलेज का जो रूट है वो लिटरली 2 से ढाई घंटे का है, तो मैं परेशान हो जाती हूँ ट्रांसपोर्ट में। जिस दिन अच्छे से कंफर्टेबल होकर जाती हूँ उस दिन तो अच्छा, और जिस दिन मुझे सीट नहीं मिलती बस में तो बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन फिर भी पढ़ाई पढ़ाई होती है, तो मैं करती हूँ उसको। लेकिन इसके बीच में आपके लिए स्टोरीज ला रही हूँ। कल शायद ही आएगी स्टोरी, क्योंकि मैं पूरा दिन बाहर रहने वाली हूँ, तो उसके लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। इसीलिए मैं आपके लिए आज ये स्टोरी लेकर आई हूँ। तो आइए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी वही है पुरानी, क्या नाम था, टॉक्सिक लेगेसी वाली। एंड उसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं और आज को ख़त्म करने की कोशिश करूँगी मैं, क्योंकि जो मैंने 2 पार्ट्स बोले थे वो लगभग 3 से 4 पार्ट्स हो चुके हैं। तो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, नहीं तो मैं आपको बोर कर दूँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस जर्नी को। लगभग 1 से 1.5 घंटे की या फिर 2 घंटे की जर्नी हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि मिस्टर शेन जो थे, वो उनकी नज़री वांग जी पर थी और वो नज़र कुछ ज़्यादा अच्छी थी नहीं। और फिर चेन यू एंड जान ने उसे बहुत अच्छा मज़ा भी सिखाया था और उसको पार्टी से निकाल दिया गया था। पार्टी से निकलने के साथ ही विंग वांग जी को रूम में ले गया था। जब वो दोनों रूम में पहुँचे तो विंग ने वांग जी की तरफ देखा जो कि काँप रहा था। एंड फिर उसने वांग जी को बेड पर बैठाया और कहा, वांग जी क्या हुआ, तुम इतना क्यों काँप रहे हो? एंड तुम रो क्यों रहे हो? उसमें तुम्हारी कोई गलती थी ही नहीं, मैं जानता हूँ तुम्हें। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, पर मेरी वजह से पार्टी में इतना बड़ा तमाशा हो गया। आज आपका इतना बड़ा दिन था एंड मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये सुनकर विंग ने, अब विंग थोड़ा सा आगे बढ़ा, उसने अपने हाथ को वांग जी की तरफ बढ़ाया एक बार के लिए तो रुका। लेकिन जब उसे वांग जी को रेजिस्टेंस नहीं मिला, तो वांग जी उसके टच से पीछे नहीं हटा, तो अपने हाथ को बढ़ाते हुए उसने उसके चीक्स पर रख लिया और कहा, इसमें तुम्हारी क्या कोई गलती नहीं है वांग जी, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है। और गलती उसकी है जिसने तुम्हारे साथ ये सब करने की कोशिश की, वो भी बड़ी पार्टी में। तो शर्म उससे आनी चाहिए, तुम्हें नहीं। तुमने कुछ नहीं किया है। एंड एक बात हमेशा याद रखना, मेरे लिए तुमसे इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं है। अगर तुम ये सोच कर कोई आवाज़ नहीं उठा रहे थे कि मैं क्या कहूँगा, मेरी पार्टी ख़राब हो जाएगी, तो कभी दोबारा इस बारे में मत सोचना। अगर तुम्हारे साथ कोई गलत करता है तो उसके लिए आवाज़ उठाओ। कभी ये मत सोचना कि तुम अकेले हो, क्योंकि तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूँ। एंड मैं क्या, तुम्हारे पीछे यूआर भी खड़ा था। तुमने देखा ना कि चेन्नई तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहेगा। उसे तो पता भी नहीं था हुआ क्या था, लेकिन उसे तुम पर भरोसा था, जैसे कि मुझे तुम पर भरोसा है। तो अब चिंता मत करो एंड रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी मेरी पार्टी तो वैसे ही हो चुकी थी। एंड उन ओल्ड बिजनेसमैन के अंदर रहते थे, मुझे भी ऊब बात जैसा ऊब रहा था, मैं भी बोर हो रहा था। तो अच्छा बात
मतलब अच्छा तो नहीं हुआ जो कुछ भी हुआ, लेकिन फिर भी अब मैं तुम्हें यहाँ लेकर अंदर आ गया हूँ, तो हम पीसफुली डिनर करेंगे। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा। विंग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि उसकी पार्टी में इतने सारे लोगों ने उन्हें देखा है। माना कि विंग ने बोला है कि जितने भी फुटेज थे, जितने भी रिपोर्टर्स ने ये सब क्लिक किया होगा वो डिलीट हो जाएगा, लेकिन जो लोगों ने देखा है वो तो बातें करेंगे ना। फिर भी विंग उस पर भरोसा कर रहा है, उसका साथ दे रहा है। एंड वो एक बार के लिए भी नहीं पूछ रहा कि वांग जी गलती हो सकती है, नहीं, उसने वांग जी पर भरोसा दिखाया है। ये सुनकर तो वांग जी लिटरली ही, उसे नहीं पता उसे क्या फील करना चाहिए, लेकिन विंग के लिए उसके दिल में रिस्पेक्ट और बढ़ती जा रही है, और कुछ और भी है जो बढ़ रहा है, लेकिन वांग जिसको नाम नहीं देना चाहता अभी, या फिर वो दे नहीं पा रहा है। विंग ने कहा, तुम जाओ फ्रेशन अप हो जाओ, तुम्हारे कोट पर भी पानी गिरा है, मैं डिनर यहीं बुला लूँगा। एंड चिंता मत करो, मैं चेन्नई को मैं अंदर बुला लूँगा, मुझे पता है कि उसे गुस्सा आ रहा होगा। इस पर वांग जी ने नोट किया और वो उठकर वॉशरूम में चला गया। जब 15 मिनट बाद वांग जी बाहर आया, तब तक उसने देखा कि विंग, चेन्यू एंड जो गुवी है वो तीनों ही बैठे हुए हैं टेबल के अराउंड जहाँ पर खाना रखा हुआ है, और वो लोग वांग जी का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही वांग जी बाहर है, चेन्यू खड़ा हुआ और वांग जी के पास आते हुए बोला, गगा आप ठीक हो ना, आपको कहीं चोट नहीं लगी, आप ठीक हो ना। यही सुन ये बोलते हुए वांग जी को चेक करने लगा। ये देखकर वांग जी नोट करते हुए कहा, चेन्यू मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, चिंता मत करो। ये सुनकर चेन्यू ने कहा, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उसका मुंह तोड़ दूँ, उसकी हिम्मत कैसे हुई वो सब आपके बारे में बोलने की। और अगर गोवे ने मुझे रोका नहीं होता तो आज तो वो बिना टूटे मुँह के यहाँ से बाहर नहीं जाता। ये सुनकर वांग जी ने चेन्यू के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहा, चेन्यू मैं ठीक हूँ, एंड गोवे ने सही किया जो तुम्हें रोक लिया, क्योंकि तुम गुस्से में कुछ भी कर जाते हो, एंड तुम्हारे लिए और ये किसी के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए अब गुस्सा छोड़ो और चलो तुम बैठ कर डिनर करते हैं। ये बोलते हुए वो चारों अब चले गए थे। वांग जी विंग के पास बैठा था एंड चेन्यू गुवी के पास बैठा था। वो लोग डिनर कर रहे थे, सब कुछ नॉर्मली था, वो थोड़ी थोड़ी बातें भी कर रहे थे, उस माहौल को भुलाने की कोशिश कर रहे थे नीचे जो भी, और दूसरी बातें कर रहे थे। तभी विंग ने गुवी की तरफ देखते हुए कहा, गुवी तुम्हारे मतलब तुम रहते कहाँ हो, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ रहते हैं। ये अचानक सवाल सुनकर सभी लोगों ने विंग की तरफ देखा एंड सबकी नज़रें अपने ऊपर फील करने के साथ विंग ने कहा, वो मेरा मतलब है कि अब हमारी शादी हो ही चुकी है, इसलिए गोवी का रास्ता साफ है। तो मैं बस जानना चाहता था कि अब हमारे साले साहब की शादी हो रही है, तो हमारे साले साहब के ओमेगा के बारे में सब पता होना चाहिए ना। क्यों क्यों चेन्यू। ये सुनकर चेन्यू ने विंग की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या जीजू, आप आपको वैसे भी सब पता है, गगा ने आपको नहीं बताया। इस पर वांग जी ने कहा, मुझे भी नहीं पता चेन्यू, तुमने भी बताया नहीं। फिर गोवी ने कहा, गा वो हम हॉस्पिटल के पास ही रहते हैं, जहाँ मैं काम करता हूँ, हम वही उसी के पास रहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं रहते हैं। इस पर विंग ने कहा, ओह वैसे तुमने अपनी मेडिकल की पढ़ाई यहीं से की है। ये सुनकर विंग मतलब गोवी ने भी नोट किया। फिर एक दो सवाल और पूछे विंग ने, और अब वांग जी को समझ में आ रहा था कि विंग जो है गोवी को मतलब जैसे इंट्रोगेशन करते हैं ना, वैसे कर रहा था, और ये चीज़ वांग जी को पसंद नहीं आई। पसंद नहीं था कि उसे जेलस फील हो रहा था, क्योंकि वो जानता है विंग को भी और गोवी को भी, बस इसलिए कि उसे लगने लगा था कि वो जो है गोवी जो अकवर्ड हो रहा था थोड़ा सा, इसलिए उसने पहली बार उसने विंग के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, अल्फा डिनर पर ध्यान देते हैं। ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा एंड फिर हल्के से नोट किया, क्योंकि वांग जी ने आज पहली बार अपने ओमेगा होने अब ओमेगा हस्बैंड होने का जो पावर है वो विंग के ऊपर दिखाया था, तो विंग कैसे नहीं मानता। उन लोगों ने सभी लोगों ने डिनर किया, और डिनर करने के बाद चेन्यू वहाँ से जा चुका था। उसके पेरेंट्स तो पहले ही वहाँ से जा चुके थे एंड उसके बाद चेन्यू और गुवी भी वहाँ से जा चुके थे। सभी लोगों के जाने के बाद एक बार मैडम वी वांग जी से मिलकर गई थी, उन्होंने भी उसका हाल चाल पूछा था एंड ये देखकर वांग जी खुश था कि सभी लोग यहाँ उससे बहुत प्यार करते हैं। उसे यकीन था कि अगर उसके घर में ऐसा कुछ हुआ होता तो सारा ब्लेम उसी पर ही डाला जाता कि वांग जी ने कुछ किया होगा, क्योंकि उसके फादर को उनकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा प्यारी है। उनकी रेपुटेशन के खिलाफ अगर कुछ होता है तो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर यहाँ पर इतने बड़े लोग हैं ये, फिर भी उन्होंने वांग जी का ध्यान दिया है, वो वांग जी के लिए परेशान हो रहे थे, तो वांग जी खुश था इन लोगों के लिए, और अपने लिए भी खुश था कि उसे इतना अच्छा परिवार मिला है, वो नाइटमेयर नहीं मिला जो उसने देखा था। ऐसे ही दिन अब बीत रहे थे। विंग और वांग जी की जो अंडरस्टैंडिंग है वो और भी ज़्यादा बढ़ रही थी। उन दोनों का रिश्ता अच्छी तरह से
घुल मिल रहा था। वांग जी भी अब विंग को अपनी बातें बताने लगा था, उससे बोलने लगा था, उसे अपने बारे में बताने लगा था। इसी बीच में अब वांग जी का रिजल्ट आना था, इसीलिए आज पूरी हुई फैमिली लिविंग रूम में सोफे पर बैठी हुई थी। विंग तो अपनी नाखून चबा रहा था और वांग जी अपना जो रिजल्ट है वो चेक कर रहा था। तभी मिसेस वी ने विंग के शोल्डर पर मारते हुए कहा, आशान क्या कर रहे हो तुम, नाखून क्यों खा रहे हो, छोटे बच्चे थोड़ी ना हो, और वैसे रिजल्ट वांग जी कहा रहा है, तुम्हें इतनी टेंशन क्यों हो रही है, वो बेचारा शांति से वहाँ बैठा हुआ है, वो नर्वस नहीं हो रहा, तुम उसे और नर्वस कर दो। इस पर विंग ने कहा, माँ कैसे नर्वस ना हूँ, मेरे हस्बैंड का रिजल्ट आने वाला है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। इस पर मिस्टर वी ने कहा, आशान शांत रहो, तुम वांग जी को भी डरा दोगे, वांग जी कितना टाइम लगेगा रिजल्ट आने में। इसमें वांग जी ने कहा, हाँ शायद सर्वर नहीं चल रहा है, मैं अभी चेक करता हूँ। ये बोलते वांग जी चेक करने लगा। फिर उसने कहा, हाँ चल गया, मैं अपनी रोल नंबर डालता हूँ। ये बोलते वांग जी ने अपने रोल नंबर डाली एंड क्लिक करते ही लगभग 5 सेकंड तक उन्हें रुकना पड़ा। अगले ही पल वहाँ पर वांग जी का रिजल्ट था। उन्हें देखकर एक पल के लिए तो सभी लोग शांत हो चुके थे। पूरा लिविंग रूम में पिन ड्रॉप सन्नाटा छा चुका था, पिन ड्रॉप साइलेंस छा चुका था। सभी लोग स्क्रीन की तरफ देख रहे थे एंड अगले ही पल वी ने खड़े होते हुए कहा, ओह माय गॉड लंजा, तुम डॉक्टर बन गए, ये बोल दे। उसने टाइटली सबके सामने अपने वांग जी को हक कर लिया। वांग जी को जिसे खुद को बिलीव नहीं हो रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। फाइनली उसने इतने सालों की जो मेहनत की आज वो रंग लाई थी, फाइनली वो डॉक्टर बन चुका था। और ये सब वांग जी बोल देता था, उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने भी विंग को हक कर लिया था, खुश था, उसके फेस पर स्माइल थी, उसने भी विंग को टाइट किया हुआ था। दोनों ही बिल्कुल किसी टीनेजर्स की तरह जिसे फर्स्ट प्राइज मिला हो वैसे कूद रहे थे। मिस्टर मिसेस भी मुस्कुराते हुए दोनों को देख रहे थे। जब विंग शांत हुआ तो उसने वांग जी को हक को तोड़ा एंड वांग जी की तरफ देखा जिसकी आंखों में आंसू थे। उसने वांग जी के आंसुओं को पोंछा एंड उसके फोrehead पर किस करते हुए कहा, यू डिड इट। वैसे मुझे तुम पर पूरा भरोसा था, लेकिन यू डिड इट लंजा, यू डिड इट, आई एम प्राउड ऑफ यू। एंड अब मैं हमारी फैमिली में एक डॉक्टर भी है माँ। ये सुनकर मिसेस वी ने भी वांग जी के पास आते और उसे हक करते हुए कहा, ऑफ कोर्स मेरा बेटा शुरू से इंटेलिजेंट था, हाँ अब मेरा बेटा डॉक्टर बन चुका है, पर अब तुम हमें 1 महीने के लिए छोड़कर चले जाओगे। ये सुनकर वांग जी ने मिसेस वी की तरफ देखा और कहा, हाँ ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ेगा। इस पर मिस्टर शाम ने बोल्डली मिसेस वांग की वेस्ट में हाथ डाला, उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, वी तुम उसे क्यों बेचारे को अभी से दुखी फील करवा रहे हो, अभी तो उसका खुशी का माहौल, उसे खुश होने दो, खुद तो दुखी हो रही हो, हम सबको दुखी कर रही हो। वैसे भी अभी 2 दिन है ना लंजे, 2 दिन के बाद जाओगे। इस पर वांग ने नोट किया, हाँ तो अभी 2 दिन है, 2 दिन हम पूरा दिन हमारे बेटे के साथ बिताएंगे, अब कोई दुखी नहीं होगा। आशियान बोलकर उसने विंग की तरफ देखा जो अब तक तो खुश था, लेकिन जैसे ही मिसेस वी ने कहा था कि वांग जी को 1 महीने के लिए उससे दूर जाना पड़ेगा, ही वाज लाइक वाई वांग जी हैव टू गो। पर वो खुश भी था साथ ही दुखी भी था। तभी मिसेस वी ने वांग जी की तरफ आशान की तरफ देखते हुए कहा, आशान अभी के अभी तुम्हारे सभी कॉन्टैक्ट्स को फ़ोन करो, हम एक बहुत बड़ी पार्टी थ्रो करने वाले हैं। ये सुनकर वांग जी ने कहा, पार्टी पर क्यों। तभी मिसेस वी ने कहा, क्यों क्या मतलब है, जब आशान को आशान फर्स्ट बिजनेसमैन आया था तब भी उसके लिए पार्टी थ्रो की गई थी, और तुम हमारे लिए आशान से कम नहीं हो। अब तुम डॉक्टर बने हो, इतने बड़े अचीवमेंट तुमने अचीव किए हो, तो तुम्हारे लिए क्यों ना हम पार्टी थ्रो करें। ये सुनकर वांग जी ने कहा, पर माँ मुझे पार्टी वार्टी नहीं देनी, मुझे नहीं पसंद ये सब। ये सुनकर मिसेस वी ने कहा, पर बेबी हमें सेलिब्रेशन तो करना ही चाहिए ना, छोटा ही सही। इस पर वांग जी ने कहा, हम छोटा सा सेलिब्रेशन करेंगे ना, हम छोटा सा फैमिली डिनर रख लेंगे, हम मेरे फैमिली वालों को बुला लेंगे एंड आप भी अपनी फैमिली वालों को बुला लेना, बस हम छोटा सा फैमिली डिनर बहुत मेरे लिए, और मुझे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए। ये सुनकर मिसेस वी ने कहा, वांग जी तुम कितने प्यारे हो, लिटरली तुम हीरा हो, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो पता नहीं वो क्या क्या मांगता, लेकिन तुमने कुछ नहीं मांगा, तुम्हें बस एक सिंपल सा डिनर चाहिए। तुम जैसी सिंप्लिसिटी और सादगी मैंने आज तक किसी में नहीं देखी है, हमेशा खुश रहो। ये बोलते उसने वांग जी फोrehead पर किस किया और उसके बाद मिसेस वी ने कहा, हम कल शाम को एक डिनर पार्टी रखेंगे, ताकि फिर तुम सुबह निकलोगे ना तो हम कल शाम को रखेंगे, तब तक तुम जाओ और देख लो कि तुम्हारे पास सामान है ना, अगर ना हो तो फिर आशान के साथ जाकर शॉपिंग कर लेना, कुछ भी कमी हो तो मुझे बताना, अगर मेरी मदद की ज़रूरत हो तो ज़रूर मुझे इत्तला करना। ओके। सुनकर वांग ने नोट किया। अब विंग और वांग जी रूम में थे। विंग
बेड पर बैठा हुआ था और उसकी आंखों में पाउट था, आंखों में सैडनेस भी थी, फेस पर पाउट था और वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी जो अपने ड्रेस को देख रहा था कि उसके लिए क्या सही होगा, वहाँ ट्रेनिंग के लिए क्या क्या सही होगा, तो ये सब देख रहा था कि कौन सी ड्रेस वो वहाँ पर पहन सकता है। अपने डॉक्यूमेंट्स देख रहा था और भी जो जरूरी चीज़ें हैं जो मेंशन की गई थी रिजल्ट के बाद, वो सभी रखने के लिए वो सब कुछ तैयारी कर रहा था। पर बहुत देर से उसे विंग की नज़रें अपने ऊपर फील हो रही थी, तो उसने घूम कर विंग की तरफ देखा एंड फिर से विंग उसी की तरफ देख रहा था। तो उसने कहा, क्या क्या हुआ है, क्या कोई प्रॉब्लम है? इस पर विंग ने नाम अपना सिर लाया, खड़ा होते वांग जी के पास गया और उसने कहा, मैं तुम्हारे बिना 1 महीना कैसे रहूँगा? ये सुनकर विंग जैसे बिल्कुल किसी बच्चे की तरह लग रहा था जिसके पेरेंट्स उसे छोड़कर खुद छुट्टी मनाने के लिए जा रहे हो। ऐसे सुनकर वांग जी ने कहा, लेकिन जाना ज़रूरी है, अगर ज़रूरी नहीं होता तो मैं नहीं जाता, लेकिन जाना ज़रूरी है, वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग का पार्ट होना ज़रूरी होता है। ये सुनकर विंग ने कहा, ओ मैं जानता हूँ, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा, लेकिन मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा। ये बोलते उसने वांग जी को फिर से कर लिया एंड बहुत देर तक उसे ऐसे करके खड़ा रहा। पर थोड़ी देर बाद उसने वांग जी को अलग किया क्योंकि वांग जी का फ़ोन बज रहा था। वांग ने जब फ़ोन देखा तो चेन्नई का कॉल था। चेन्नई ने भी उसे कॉल किया क्योंकि चेन्नई ने भी उसका रिजल्ट देखा था और वो भी बहुत खुश था। फिर विंग ने चेन्नई को कल रात डिनर पर आने का इन्विटेशन भेजा एंड वो पूरा दिन तो पूरी फैमिली ने साथ में बिताया था। एंड अगले दिन से ही तैयारियां शुरू हो चुकी थी, वांग जी की पैकिंग हो चुकी थी क्योंकि उसे सुबह जल्दी ही निकलना था एयरपोर्ट के लिए, तो सब कुछ रेडी था। एंड उस दिन विंग नहीं गया था ऑफिस, उसने पूरा दिन वांग जी के साथ ही बिताया था। कुछ शॉपिंग थी जो भी विंग और वांग जी कर आए थे, तो वो पूरा दिन ऐसे ही बीत गया था। अब डिनर का टाइम आ चुका था एंड सभी भी फैमिली जो है वो वेट कर रही थी। थोड़ी देर बाद लेन फैमिली भी वहाँ आ चुकी थी एंड चेन्नई के साथ गोभी भी आया था क्योंकि विंग स्पेशली गोभी को इनवाइट किया था। जब गोभी को मिस्टर एंड मिसेस वी ने देखा तो एक पल के लिए वो भी अपनी जगह पर स्टन रह गए। उन्होंने विंग की तरफ देखा, फिर गोभी की तरफ देखा, फिर गोभी की तरफ देखा, फिर विंग की तरफ देखा एंड वो थोड़ी देर बाद जब लेन फैमिली पूरी आ गई, वो लोग बैठे, उन्होंने बातें की और अब वो लोग डिनर करने बैठे हुए थे। पहले बैठे हुए थे मिस्टर वी, उनके पास बैठी थी मिसेस वी के पास बैठा था गोवी के पास बैठा हुआ था चेन्यू। इधर दूसरी तरफ मिस्टर वी के पास बैठा हुआ था विंग के पास बैठा हुआ था वांग जी के पास था वांग जी पास थे मिसेस वी के पास थे मिस्टर लेन। वैसे वो लोग बैठे हुए थे, डिनर कर रहे थे एंड सभी लोगों का जो नज़र थी वो अपने अपना डिनर कर रहे थे, साथ ही छोटी मोटी बातें भी कर रहे थे। लेकिन साथ ही मिसेस वी जो चेन्नई के उसके गोभी के पास बैठी थी, वो गोभी को सर्व कर रही थी, उसे बता रही थी कि उसे ये खाना चाहिए एंड सरप्राइजिंगली जो मतलब मिसेस वी उसे सर्व कर रही थी वो गोभी की पसंद की डिश थी। क्योंकि आज है ना ज़्यादातर या तो बनी है वांग जी की पसंद की डिश या फिर बनी है विंग की पसंद की डिश एंड जो वो जितनी भी डिशेज विंग की पसंद की थी वो सभी वो गोभी को पास कर रही थी और गोभी उन्हें खा भी रहा था अच्छे, क्योंकि उसे पहले मतलब ऐसा नहीं था कि उसकी माँ नहीं थी, उसकी माँ थी, लेकिन फिर भी उसे एक वार्मथ फील हो रही थी मिसेस वी के इसे परोसने से सर्व करने से। वो खुश था क्योंकि विंग तो सब बिल्कुल उसे बड़े भाई की तरह ट्रीट करता है, वांग जी तो उसे अपने बड़े भाई की तरह ट्रीट करता है। ये साथ ही चेन्यू जितना इतना प्यार करने वाला बॉयफ्रेंड उसे मिला है तो वो भी खुद को बहुत लकी मानता है। वो लोग डिनर कर ही रहे थे, तभी उनका जो मेन डोर है उस पर रिंग वो मतलब मेन डोर पर दस्तक हुई। इस पर मिस्टर वी ने एक सर्वेंट को बोला डोर ओपन करने के लिए। जैसे ही डोर ओपन हुआ वहाँ से एक चिल्लाती हुई आवाज़ आई थी, मॉम डैड काका मैं वापस आ गया। ये बोलते वो एक इंसान दौड़ता हुआ उन दो लोगों की तरफ भागा था। जैसे ही उसकी आवाज़ सुनी मिस्टर मिसेस वी के फेस पर स्माइल थी। विंग बस अपनी गर्दन लगा रहा था कि इसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने छोटे भाई को बहुत अच्छी तरह से जानता है। हाँ जी, और कोई नहीं बल्कि विंग का छोटा भाई आया था जिसका नाम था वी चेंग। जैसे ही वो अंदर आया उसने ये सब देखा तो उसने कहा, माँ पापा अब मेरे बिना पार्टी कर रहे हो, ये तो फेयर नहीं है। ये सुनकर मिस्टर वी ने कहा, हमें कहाँ पता था कि तुम आने वाले हो, लेकिन तुमने हमें सरप्राइज अच्छा दिया हर बार की तरह। ये बोलते मिस्टर वी खड़े हुए और उन्होंने चेंग को क्या, क्योंकि उन्होंने छोटे बेटे को बहुत मिस किया था एंड एक एक कर विंग ने भी चेंग के साथ बातें की, मतलब ज़्यादा नहीं क्योंकि डिनर कर ही रहे थे। मिसेस वी ने भी चेंग को हक किया एंड वो तो मतलब विंग तो था ही उनका फेवरेट चाइल्ड, साथ ही चेंग था क्योंकि चेंग आधी बार अपनी स्टडीज़ के चलते बाहर रहा करता था, इसीलिए वो सभी का लाडला था। वांग जी ने जब चेंग ने जब ये अनफेमिलियर फेसेस देखे तो उन्होंने कहा, तो ये आप मेरे शाजी हो राइट गा, ये वांग जी का है ना,
यही है। ये सुनकर विंग ने नोट किया एंड चेंग ने वांग जी के पास आते हुए कहा, हेलो, मेरा नाम वी चेंग है, मैं आपका छोटा वाला देवर हूँ। ये सुनकर वांग जी ने बस हल्के से मुस्कुराते हुए नोट किया। फिर चेंग ने मिस्टर एंड मिसेस वांग को जो है वो ग्रीट किया एंड उसके बाद उसने उन दोनों चेनियो और गुवी की तरफ देखते हुए कहा, गा अब तो यहाँ बैठा हुआ, ये कौन है? ये सुनकर विंग ने कहा, ये वांग जी के ब्रदर चेनियो का बॉयफ्रेंड है, इसका नाम गोवी है और एक डॉक्टर है चेंग। ये सुनकर कहा, ओह लेकिन तुम दोनों सेम दिखते हो। और वैसे मैंने सुना था कि एक शक्ल के 7 लोग होते हैं, लेकिन आज मैंने देख भी लिया। तो मिसेस वी ने कहा, चेंग बैठकर डिनर करो। इस पर मिसेस चेंग ने कहा, हाँ लेकिन मैं अकेला नहीं आया हूँ, वो लोग कहाँ रह गए? ये बोलते हुए वो पीछे देखने लगा, तभी वहाँ से 3 लोग अंदर आ रहे थे एंड जैसे वो लोग अंदर आए, वो मिस्टर मिसेस वी और वी के फेस के जो फेशियल एक्सप्रेशंस थे वो लिटरली चेंज हो गए, क्योंकि उन्हें ये लोग कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं थे और चेंग को भी नहीं थे। लेकिन जब उन्हें वो गया ही वहीं था उनके पास, तो फिर लाना पड़ा ही था। मिस्टर वी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, विन जाओ, वांगनिंग जाओ, तुम यहाँ? ये सुनकर विन जाओ ने मिस्टर वी के पास आते हुए कहा, गा वो चेंग आ रहा था तो हमने विंग की शादी को मिस कर दिया था, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज हम विंग के हस्बैंड से मिल लेंगे और आप लोगों से मिल लेंगे, क्योंकि आप लोगों से मिले हुए बहुत टाइम हो चुका है। ये सुनकर मिस्टर वी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ये तुमने बहुत अच्छा किया है, आओ बैठकर हमारे साथ डिनर करो, हमने अभी डिनर शुरू ही किया है। ये सुनकर वो जो पर्सन आया था उसने नोट किया। उसके बाद उसने अपनी वाइफ एंड बेटे की तरफ देखा, वो तीनों आकर बैठ गए थे। ये पर्सन मिस्टर वी का छोटा भाई है। इस पर्सन का नाम है वेन चाओ। वैसे तो इसका जो नाम था वो वी चाओ था, लेकिन वेन चाओ जब कॉलेज में था तो उसे वांगलिंग जाओ नाम की लड़की से प्यार हुआ। एंड वो जो थी वो अपने पेरेंट्स की इकलौती ओमेगा थी। तो इसलिए जब उन लोगों को प्यार हुआ, इस बारे में घर वालों को एक दूसरे को पता चला, तो मिस्टर वेन का कहना था कि उनकी जो प्रॉपर्टी है वो उसकी बेटी के होने वाले हस्बैंड की होने वाली है या फिर उसी की बेटी की होगी। तो अगर वेन चाव चाहे तो वो यहाँ आकर रह सकता है। वेन चाव ने अपने पेरेंट्स से एंड मिस्टर वी से बात भी की थी, तो मिस्टर वी को क्या प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम थी भी नहीं। वैसे भी ये वेन चाव की लाइफ जैसे वेन चाव जीना चाहे वैसे जी सकता है। उन्होंने यही सोचकर वेन चाव को वांग जाओ के पास रहने के लिए भेज दिया था। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद उन्हें पता चला कि वेन चाव ने अपना सरनेम ही चेंज कर लिया है, वो वी से वो वेन हो चुका है। और उसके बाद उन लोगों की मुलाकात ज़्यादा हुई नहीं है। वैसे तो वेन चाव जो है वो एक अच्छा पर्सन है, वो अपने बड़े भाई की इज्जत करता है, वो अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करता था। लेकिन मिस्टर वी जानते हैं कि जो वांग लिंगजाव है वो भरोसे के लायक नहीं है, क्योंकि उन्होंने देखा है, उन्होंने वेंचाओ को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वेंचाओ वांग लिंगजाव से उसमें बहुत प्यार करता था। तो इसीलिए उसके बाद मिस्टर वी ने भी कुछ ज़्यादा समझाना है फिर कहना ज़रूरी नहीं समझा। उन्हें लगा कि अगर वो ज़्यादा बोलेंगे तो फिर शायद वेंचाओ बुरा मान जाएगा या फिर उन दोनों के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो वो नहीं चाहता, वो जिनका रिश्ता जैसे चल रहा है वो वैसे ही उन्हें चलने देना चाहता है। और अब जो है वेंचाओ एंड वांग निंगजाओ के एक बेटा भी है जिसका नाम वेंशु है। वो तीनों की फैमिली है एंड वेंचाओ वेंस का बिजनेस हैंडल करता है। ये लोग चाइना में भी नहीं रहते थे, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि वेंचाओ जो है वो दूसरी कंट्री से है, मतलब वो दूसरी कंट्री में वेंस का बिजनेस संभाला करता था, लेकिन अब वो यहीं पर ही शिफ्ट हो चुके हैं। और चेंग जो है वो अभी उनके साथ आया है। ये लोग शिफ्ट होने की प्लानिंग बहुत पहले से कर रहे थे, लेकिन अभी फाइनली यहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं। वो लोग पीसफुली अपना डिनर कंप्लीट कर रहे डिनर कंप्लीट किया उन लोगों ने। डिनर कंप्लीट करने के बाद सब लोग अपने अपने रूम में जा चुके थे। वांग जी रूम में गया, फ्रेशनअप हुआ और वापस जाकर बेड पर लेट गया था। विंग भी आज पहली बार वांग जी के साथ बेड पर था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ फेस किया हुआ था, एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा था, बस एक दूसरे की तरफ देखे जा रहे थे। तभी विंग ने अपने हाथ को बढ़ाया और ये देखकर एक पल के लिए वांग थोड़ा शॉक हुआ, मतलब उसकी बॉडी स्टिफ हुई विंग के हाथ को देखकर। लेकिन फिर विंग का जो हाथ है वो बीच में रुक गया, तो वांग जी की बॉडी थोड़ी सी रिलैक्स होने लगी। विंग ने अपने हाथ को ही बीच में रखा और वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे लिए महीने कैसे बीतेंगे, लेकिन मेरे लिए 2 महीने 2 साल की तरह बीतने वाले हैं। हर पल मुझे तुम्हारी याद आएगी और तुम्हारे इस नाची इसको भूलना मत, अपने हस्बैंड को भूलना मत वांग जी। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा। उसके ईयर्स पिंक हो चुके थे, क्योंकि विंग फ्लर्टिंग में अच्छा है, फनी वे में भी वो बहुत अच्छा है, रोमांटिक है।
वांग जी को नहीं समझ आता कि वो विंग के साथ कैसे डील करे या फिर उसके साथ कैसे बिहेव करे। वांग जी ने आज से पहले ना डेट किया है, ना उसने किसी अल्फ़ा के बारे में सोचा है, ना उसने कैसी लाइफ इमेजिन की थी कि वो ये करेगा या फिर उसकी अल्फ़ा से लेकर ये सारी एक्सपेक्टेशंस थी अल्फ़ा को लेकर उसकी, तो उसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, कोई अपेक्षा थी नहीं उसकी। उसे नहीं पता था कि एक अल्फ़ा और ओमेगा कैसे रहते हैं, उनका जो रिश्ता होता है वो कैसा होता है। तो अब जब विंग तो प्यार दिखाता है उसके प्रति, अपना आकर्षण दिखाता है, अपना अफेक्शन दिखाता है, तो वांग जी को समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। और अब वांग जी के साथ अभी भी वही हो रहा था, उसे नहीं समझ में आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। और इसी से वांग जी को थोड़ा डर भी लगता है कि कहीं विंग ये ना समझ ले कि वांग जी उसे पसंद नहीं करता है। हाँ, वांग जी उसे पसंद करता है, लेकिन अभी उस वे में पसंद करता है, किस वे में पसंद करता है वांग जी को नहीं पता। लेकिन उसे विंग के साथ बातें करना, विंग के साथ अपना दिन शेयर करना और विंग के साथ अपना थोड़ा मोटा जो दर्द होता है, जो पीड़ा होती है, वो साझा करना उसको बहुत ज़्यादा ही पसंद है। वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, मैं आपको नहीं भूलूंगा, आपको इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर विंग हल्के से मुस्कुराया और फिर उसने कहा, सो जाओ, सुबह जल्दी तुम्हारी फ़्लाइट है, तुम्हें देरी हो जाएगी। ये सुनकर वांग जी ने नोट किया और उसके बाद वांग जी सो चुका था। अगली सुबह हुई, वांग जी तैयार हुआ, उसने अपना सारा लगेज लिया, जितना भी डॉक्यूमेंट्स थे और भी जितना भी ट्रेनिंग में उसके लिए ज़रूरत थी, उन सभी चीज़ों को उसने ले लिया था। एंड अब वो एंट्रेंस पर खड़ा था वी मेंशन के, और वो उन सबसे मिल रहा था। मिसेस वी ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, वांग जी अपना ध्यान रखना, और अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, कोई की चीज़ भी तुम्हें ज़रूरत पड़े ना, तो मैं यहाँ हूँ, वी यहाँ है, तुम कॉल कर सकते हो, हम तुम्हारे पास पहुँच जाएंगे और तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जाओ, मन लगा कर अपनी ट्रेनिंग पूरी करो। ये सुनकर वांग जी ने बस नोट किया। उसके बाद मिस्टर वी से भी वो मिला। एंड चेंग को तो भी ज़्यादा कुछ जानता नहीं था, लेकिन चेंग एक चुलबुला सा पर्सन है, तो वो वांग से बात कर रहा था। साथ ही चेन यू एंड गुवी जो थे वो भी रात को गए नहीं थे, क्योंकि मिस्टर विंग ने चेन यू को रोक लिया था कि वो कल जाएगा। एंड फिर वांग जी भी तो कल सुबह जाने वाला है, तो चेन यू वापस आएगा तो आ जाए, तो वो यहीं रुक जाए। एंड चेन यू रुका था, तो फिर चेन यू ने गुवी को रोक लिया। इसीलिए गोवी और चेन यू ही थे, उसके पेरेंट्स तो जा चुके थे। तो चेन यू भी वांग जी से मिला। एंड सबसे मिलने के बाद विंग वांग जी को लेकर एयरपोर्ट पर निकल गया था। एंड वहीं से वांग जी की एक नई लाइफ की जर्नी शुरू हो चुकी थी। विंग ने वांग जी को एयरपोर्ट पर तो छोड़ा, लेकिन वो वहाँ भी बहुत इमोशनल हो रहा था, भावुक हो रहा था। वो बहुत प्रयास कर रहा था कि वो अपनी जो भावनाएं हैं उनको थोड़ा सा नियंत्रित रखे, उनको थोड़ा सा तो अपने काबू में रखे, ताकि वो वांग जी को जाते वक्त अपने आँखों में आंसू लेकर विदा ना करे। लेकिन वो क्या करे, उससे रहा ही नहीं जा रहा है। यह सोच कर कि अब वो हर सुबह उठकर वो वांग जी का चेहरा नहीं देख पाएगा, हर सुबह उठकर वो वांग जी की थोड़ी विस्पर जैसी ही सही आवाज़ नहीं सुन पाएगा। ये सब विंग के लिए अधिक था, ये बहुत ज़्यादा अधिक हो रहा था विंग के लिए। उसे अब वो अपने दिल को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, उस दिल को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। उसके जो आंसू हैं वो बाहर निकलने वाले थे। एंड वांग जी भी यही देख रहा था। एंड वांग जी को खुद ज्ञात नहीं हुआ कि उसने ऐसा क्यों किया या फिर कैसे उसने किया। उसने जब विंग की आंखों में आंसू देखे तो पता नहीं, वो खुद ही उसने अपने एक कदम को आगे बढ़ाया और उसने विंग को हग कर लिया, उसने विंग को अपने गले से लगा लिया। और ये चीज़ विंग के लिए भी थोड़ी सी शॉकिंग थी, क्योंकि आज से पहले कभी भी वांग जी ने कोई भी स्टेप जो था वो उनके रिलेशन को लेकर नहीं बढ़ाया था। हाँ, पहले शुरुआत में जब वांग जी भी मेंशन आया था तो बात नहीं किया करता था, थोड़ा सहमा सहमा रहा करता था। लेकिन धीरे धीरे वो विंग के साथ घुलने मिलने लगा था। उनका जो रिश्ता था, उनके जो संबंध थे वो अच्छी तरह से बनने लगे थे। लेकिन फिर भी विंग अगर वांग जी को हल्के से भी टच करे तो उसके लिए वो वांग जी की आज्ञा चाहता था, वांग जी की परमिशन चाहता था कि वांग जी उसे उस चीज़ की आज्ञा दे कि हाँ वो उसे छू सकता है, वो उसे स्पर्श कर सकता है। एंड वांग जी देता था, भले ही बोलता नहीं था, लेकिन अपने आँखों से वो
वो बता देता था कि हाँ विंग उसे छू सकता है या फिर नहीं। लेकिन अगर छू भी सकता है तो विंग ने आज दिन तक उसके बस हाथ को टच किया है, या फिर कभी कभी जब वो ज़्यादा ही खुश हो जाता था, ज़्यादा ही भावुक हो जाता था, तो वो बस वांग जी फोrehead पर, उसके सिर पर बस किस कर लिया करता था। इससे ज़्यादा विंग ने कुछ नहीं किया। उन लोगों ये शादी के बाद या फिर कहें कि अब तक का ये उनका पहला हग था। ये उन्होंने पहली बार एक दूसरे को गले लगाया था और वांग जी ने इसकी शुरुआत की थी। वांग जी ने इसे इनिशिएट किया था। ये सब विंग के लिए जैसे एक उसके जो पेट में थी वो तितलियाँ उड़ रही थी, लेकिन अगले ही पल उसने भी वांग जी को हक कर लिया। वांग जी ने विंग के पेट को सहलाते हुए कहा, आपको अपने आंसुओं को रोकने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको हर रोज़ कॉल करूँगा, आपको मैं हर दिन वीडियो कॉल करूँगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जहाँ भी जाऊँगा उसकी खबर आपको दूँगा, और जब भी आपका मन करे तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हो। मैं आपके लिए हमेशा फ्री रहूँगा। वांग जी को खुद नहीं पता कि वो इतना कैसे बोल रहा है। उसने आज तक उसने चेन्नई से भी इतना सब कुछ नहीं किया, लेकिन वो विंग से ही सब कुछ क्यों कह रहा है उसे खुद नहीं समझ में आ रहा था। विंग ने भी नोट किया, पर फिर उसने अपने आंसुओं को पोंछा एंड वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं भी बच्चों की तरह रो रहा हूँ, तुम चिंता मत करो, और तुम्हें बार बार मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मतलब है, जब तुम मुझे वहाँ जाने के बाद जब तुम वहाँ पर सेटल हो जाओ तो एक बार मुझे बता देना कि तुम कब कब फ्री होते हो, तो मैं खुद तुम्हें फ़ोन कर दिया करूँगा। तुम्हें बीच बीच में फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे तुम्हारे हर मिनट की खबर चाहिए। मैं बस चाहता हूँ कि तुम सुबह शाम तो मुझ पर कॉल से बात ज़रूर कर लो। इतना तो क्या तुम मेरे लिए कर सकते हो? ये सुनकर वांग जी ने बस नोट किया, और उसके बाद वांग जी की जो फ़्लाइट थी उसकी घोषणा हो चुकी थी कि अब वांग जी को जाना होगा, उसकी फ़्लाइट का टाइम हो रहा है। तो दोनों के ही दिल मान तो नहीं रहे थे, लेकिन वांग जी और विंग वहाँ से अलग हो चुके थे। एंड जैसा कि वांग जी ने कहा था, वो लोग हर सुबह बात क्या करते थे। विंग सुबह वांग जी ने उसे बता दिया था कि वो सुबह कितने बजे अपनी ट्रेनिंग के लिए जाता है, तो उससे पहले विंग उसे कॉल कर दिया करता था। और शाम को भी वो वांग जी ने उसे बता दिया था कि वो कब फ्री होता है, तो विंग तब कॉल कर देता है। साथ ही दिन में अगर वांग जी कभी फ्री हुआ तो वांग जी उसे कॉल कर देता है। एंड मोस्टली जो कॉल्स होते थे वो वीडियो कॉल्स हुआ करते थे। विंग ऑफिस में होता था तो वो वीडियो कॉल्स कर लिया करता था। एंड वो वांग जी था मिस्टर वी और मिसेस वी के साथ भी वीडियो कॉल पर बात किया करता था। वो चेन्नई से बात किया करता था। एंड वीडियो कॉल के अलावा भी विंग और वांग जी के कॉल्स चलते ही रहते थे। इन दूरियों ने पता नहीं एक अलग तरीके से विंग और वांग जी को पास ला दिया था, और ये तरीका वांग जी और विंग खुद भी नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन विंग तो शायद समझ पा रहा था कि उसे पता है कि उसे क्या फील हो रहा है। वो वांग जी से प्यार करता है। जब उसने वांग जी को पहली बार देखा था तब से वो वांग जी से प्यार करता है, लेकिन वांग जी क्या फील करता है ये उसे नहीं पता। और ये चीज़ तो शायद वांग जी को अब तो पता चली गई हो कि नहीं पता। अब वांग जी की फाइनली 2 महीने की जो ट्रेनिंग थी वो कंप्लीट होने वाली थी। एंड वांग जी ने कॉल पर विंग को एक दिन पहले बता दिया था कि वो उस दिन आएगा। तो विंग ने कहा था कि वांग जी आएगा, उससे पहले ही विंग उसे पिकअप करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगा। ये सुनकर वांग जी को खुशी हुई थी, इसीलिए उसने उस दिन खुशी खुशी अपना सभी सामान पैक किया। और जब वो सामान पैक कर रहा था, अगली सुबह जब निकल रहा था, तो उसके एक दोस्त ने कहा, वांग जी तुम जा रहे हो? ये सुनकर वांग जी ने उस दोस्त की तरफ देखा और कहा, हाँ शुएंग, वो मैं हाँ मैं जा रहा हूँ। ये सुनकर शुएंग ने कहा, पर इतनी जल्दी? हमने तो सोचा था कि हमारी ट्रेनिंग एंड होने के बाद, वैसे भी अभी ज्वाइनिंग में हमारा थोड़ा टाइम है, 2-3 हफ्ते हैं, तो हम 1 हफ्ता यहीं पर एंजॉय करेंगे, फिर अपने अपने घर के लिए चले जाएंगे। ये सुनकर वांग जी ने शुएंग की तरफ देखा और कहा, मैं नहीं जा सकता, मेरे हस्बैंड मेरे घर पर वेट कर रहे हैं एंड माँ और बाबा भी वेट कर रहे हैं, तो मुझे जाना होगा। मैंने उन्हें कल बता दिया था कि मैं आज सुबह आ रहा हूँ, इसलिए उन्होंने फ़्लाइट की टिकट्स भी बुक कर दी हैं, और अगर मैं नहीं जाऊँगा तो उन्हें बुरा लगेगा, तो मैं नहीं रुक सकता, तुम करो एंजॉय। ये सुनकर शुएंग ने कहा, हाँ मैं तो कर लूँगा, वैसे हमारे और भी दोस्त हैं, लेकिन तुम ज़्यादा बोलते नहीं हो, तुम्हें पार्टीज भी पसंद नहीं है, फिर भी तुम्हारी कंपनी जैसे अलग ही कंपनी मुझे फील होती है, और वैसे भी तुम्हारी तो शादी भी हो चुकी है। हाँ मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट भी नहीं कर पाया 2 महीने तक। तुम्हें पता है अगर तुम्हारी शादी नहीं हो रही थी तो मैं तुम्हें अब तक अपना मेकअप बना लेता।
ये सुनते ही वांग जी के फेस के जो एक्सप्रेशंस थे वो चेंज हुए और उसने शुयंग की तरफ देखते हुए कहा, शुयंग, जैसे एक वार्निंग टोन में उसने कहा हो। तो शुयंग ने दोनों हाथों को आगे करते हुए कहा, नहीं बाबा नहीं, मैं ये नहीं कर रहा, मतलब आई नो यू आर मैरिड एंड मैं तुम्हारा उस चीज़ का सम्मान करता हूँ वांग जी, वो सब मजाक कर रहा हूँ, दोस्ती में मजाक चलता है, इतना मजाक करते हैं। ये सुनकर वांग जी ने कहा, पर ऐसे मजाक मुझे पसंद नहीं है। ये सुनकर शुयंग ने कहा, ठीक है ग्रैंडपा वांग, अगर आपको ये नहीं पसंद तो अब से मैं मजाक नहीं करूँगा, लेकिन तो आपकी फ़्लाइट कब तक की है? अगर आप जल्दी नहीं जाओगे तो लेट हो जाओगे। इस पर वांग जी ने कहा, मैं शीघ्र ही निकलने वाला हूँ। ये बोलते हुए वांग जी वहाँ से अपार्टमेंट से एयरपोर्ट के लिए आ चुका था। जब वांग जी प्लेन में बैठा हुआ था तो उसका दिल जैसे फ्लिप मार रहा था, वो बहुत ज़्यादा खुश था। एक अजीब सी जो नर्वसनेस थी वो भी उसके अंदर थी, उसके हाथ पाँव काँप रहे थे, जैसे जैसे उसकी डेस्टिनेशन पास आई जा रही थी वो और ज़्यादा जैसे काँप रहा था, उसे अजीब सा डर लग रहा था, उसे नहीं पता ऐसा क्या क्यों हो रहा है, उसका दिल घबरा रहा था। उसके हृदय में जैसे एक अजीब सी की जो चिंता है वो थी, पर वो अपने इन सभी विचारों को हटाना चाहता था कि वो बस ज़्यादा सोच रहा है, बहुत दिन हो चुके उसे इन लोग अपने अपनों से मिले हुए, तो शायद इसीलिए उसके दिल में ये सब हो रहा होगा, और ज़्यादा कुछ है नहीं, वो यही सब सोच रहा था। एंड फाइनली वो चाइना के एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। जब वो लैंड होकर मतलब एयरपोर्ट से बाहर निकला जहाँ पर वेटिंग जो लोग होते हैं वो वेट करते रहते हैं, जब वो वहाँ आया तो उसने देखा कि वहाँ पर कोई नहीं था। वो अपनी नज़रों को घुमाकर देख रहा था, चारों तरफ देख रहा था, लेकिन उसे ना तो वहाँ विंग दिखा, ना ही मिस्टर एंड मिसेस वी दिखे, यहाँ तक उसे चेन्यू तक नहीं दिखा। और ये चीज़ वांग जी को थोड़ा अजीब भी लगी। उसे नहीं समझ आया कि ये सभी लोग आए क्यों है, क्योंकि आए क्यों नहीं, क्योंकि विंग ने उसे खुद कहा था, उसने स्वयं विंग ने उसे ये दिलासा दिलाया था कि वो आएगा, वो एयरपोर्ट पर वांग जी को लेने आएगा, ज़रूर आएगा। एंड विंग की जो एक्साइटमेंट थी, उसकी जो उत्सुकता थी, वो वांग जी ने देखी थी। तो फिर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कोई क्यों नहीं आया। एंड अब जो उसके हृदय का जो डर था, वांग जी को ऐसा लग रहा था कि कुछ तो हुआ है, क्योंकि वो विंग को इतना तो जानता है कि विंग बिना किसी वजह के, बिना किसी कारण के उसे लेने नहीं आया, ये हो ही नहीं सकता। वही सभी सोच रहा था, तभी एक आवाज़ सुनाई दी, यंग मास्टर। ये सुनने के साथ ही वांग ने उस तरफ घूम कर देखा तो वहाँ पर एक ड्राइवर खड़ा हुआ था। एंड ड्राइवर या कहीं या फिर उनका जो मतलब बॉडीगार्ड था, मिस्टर लेले, जो कि विंग के घर के बटलर भी हैं एंड वो बॉडीगार्ड भी हैं। उनकी जो वाइफ है वो उनके घर की मतलब बटलर है, एंड वो ड्राइवर भी है एंड बॉडीगार्ड भी हैं। ये सुंदर वांग जी ने कहा, अंकल आप अल्फ़ा अल्फ़ा कहाँ है, वो क्यों नहीं आया? ये सुनकर जो मिस्टर लेते हैं उन्होंने अपनी नज़रें झुका ली और उन्होंने कहा, यंग मास्टर आप घर चलिए, बहुत कुछ हो गया है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या मतलब है? इस पर मिस्टर ले ने कहा, प्लीज़ पहले आप घर चलिए। ये बोलते उसने वांग जी के लगेज को उठाया और उसे कार में रखने के लिए ले जा चुका था। अब वांग जी को और सा डर लग रहा था। एयरपोर्ट से घर का रास्ता उसने कैसे तय किया है ये वही जानता है। वो पूछ रहा था श्रीमान ले से बार बार कि हुआ क्या है, उसे बताए तो सही, उसे कोई कारण तो बताए कि विंग उसे लेने के लिए क्यों नहीं आया। अगर कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो वांग जी समझ सकता है, पर मिस्टर ले ये भी नहीं बोल रहे कि वो मीटिंग में उलझा हुआ है, क्या हुआ है, उसने क्यों नहीं आया विंग उसे लेने। पर मिस्टर ले कुछ बोल ही नहीं रहे थे। जब वो घर पहुंचे तो वांग तुरंत गाड़ी से उतरा और वो घर के अंदर गया, लेकिन घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। ये सन्नाटा जैसे किसी मनहूसियत को न्योता दे रहा हो, कोई ऐसा सन्नाटा पसरा हुआ था, और ये चीज़ वांग जी को पसंद नहीं आई। इसलिए उसने मिस्टर लेले की तरफ देखा और कहा, अंकल मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, आखिर हुआ क्या है? सब लोग कहाँ हैं? माँ कहाँ है? बाबा कहाँ है? अल्फा विंग कहाँ है? कहाँ हैं वो लोग? वो क्या 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 वो समस्या है? क्या कुछ हुआ है? क्या कुछ बुरा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था? आप मुझे और ज़्यादा भयभीत कर रहे हैं, प्लीज़ बताइए क्या हुआ है। ये सुनकर मिस्टर ले ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, यंग मास्टर यहाँ पर आपके जाने के बाद बहुत कुछ हो चुका है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या हुआ है? मैंने कल विंग से बात की थी, मैंने कल दोपहर के आसपास विंग से बात की थी, तब सब कुछ ठीक था, वो भी ठीक लग रहा था। अगर कोई परेशानी होती तो मैं उसके चेहरे से जान सकता था, लेकिन
मुझे उनके चेहरे से कुछ पता नहीं चला। आखिर हो क्या रहा है? मैंने कल माँ और बाबा से भी बात की थी, कुछ भी समस्या नहीं थी, तो अभी क्या हुआ है? कहाँ है सब लोग? यह सुनकर मिस्टर लेले ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, आपने सही कहा है। कल दोपहर तक सब कुछ ठीक था, लेकिन एक रात में सब कुछ बदल गया है। सब सब कुछ, और जो भी बदला है वो अच्छे के लिए नहीं बदला है। यंग मास्टर के साथ बहुत बुरा हो रहा है। ये सुनकर वांग जी को अब और भी ज़्यादा जिसे सब्र नहीं हो रहा था, उसे जानना था कि आखिर हुआ क्या है। तभी मिस्टर लेले लिविंग रूम में आए। उन्होंने टीवी का रिमोट उठाया और टीवी को ऑन कर दिया था, और वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी ऐसी हालत में मिस्टर लेले उसे दिखाना क्या चाहते हैं। इसीलिए वो भी टीवी की तरफ देखने लगा, लेकिन जो सामने हेडलाइन वो देख रहा था वो उसके लिए मानने के ही लायक नहीं थी, मानने योग्य ही नहीं थी कि वांग जी उस चीज़ पर विश्वास कर पाए। ऐसी चीज़ उसके सामने चल रही थी। सामने एक इंसान की फ़ोटो को बार बार दिखाया जा रहा था, उस पर लोग कैसे कैसे कमेंट पास कर रहे थे, कैसे कैसे टिप्पणी कर रहे थे, ये वांग जी सुन रहा था। ये चीज़ वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा थी। उसे उसकी पूरा शरीर काँप रहा था, क्योंकि सामने ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही थी। वो मिस्टर वी, जिन्होंने बहुत छोटी उम्र से ही ये वी एम्पायर खड़ा कर लिया है, जिन्होंने अपने सिर्फ पिता का ही नहीं खुद का बिजनेस भी संभाला है, लेकिन आज उन्होंने क्या किया है। हम सबको लगता था कि इन्होंने सम्मान से अपना बिजनेस खड़ा किया है, लेकिन इसके पीछे इनकी ऐसी नीयत होगी ये हम सब ने किसी ने नहीं सोचा था। हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं, वी एम्पायर का इकलौता हायर, बड़ा हायर, उसने एक ओमेगा का रेप किया है, एंड वो इस वक्त जेल में है। हम सब ने उन्हें एक अच्छा अल्फा समझा था। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब ये बात उनके हस्बैंड को पता चलेगी तो उनका क्या होगा। पता चलने में आया कि उनका हस्बैंड अपने डॉक्टर की ट्रेनिंग के लिए चाइना से बाहर है, लेकिन अगर उसे ये बात पता चलेगी, या फिर कहें कि ये बात उन्हें पता है, या फिर अमीरों के घर ये सब होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मिस्टर वांग एक गरीब फैमिली से आए हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं, तो क्या पता मिस्टर वी को इसी से प्रॉब्लम हो, और वो उन्होंने किसी क्या पता वो उन्होंने मिस्टर वांग के साथ भी फोर्स का यूज़ किया हो, इसलिए उन्होंने उनसे शादी क्यों नहीं। तो मिस्टर वी जो कि इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आखिर वो एक मिडिल क्लास ओमेगा से शादी क्यों करेंगे। ये सारी चीज़ें वांग जी सुन रहा था, देख रहा था। विंग को बार बार एक रूम से बाहर निकाल कर पुलिस द्वारा कहीं ले जाया जा रहा था, उनकी गाड़ी में बिठाया जा रहा था। और विंग की आदत क्या थी, उसकी जो शर्ट्स थी वो उसकी जो शर्ट हमेशा विंग को पसंद है, वो अंदर शर्ट रखता है, ऊपर से कोट रखता है और टाई लगा के रखता है। विंग जब भी बाहर जाता है यही उसकी जो ड्रेसअप का तरीका होता है, यही होता है। वो विंग को सूट्स बहुत पसंद है, फॉर्मल सूट। जब भी वो किसी मीटिंग में या कंपनी के काम से जाता है, घर पर वो नॉर्मल वेयर्स में रहता है। वांग जी सब देख रहा था, एंड विंग को किस तरह से ले जाया जा रहा था। विंग अपनी नज़रों को उठाकर ऊपर भी नहीं देख रहा था, साथ ही विंग के पीछे एक ओमेगा को भी लाया जा रहा था, लेकिन उस ओमेगा के फेस को ढका हुआ था, उसके फेस पर मास्क लगा हुआ था। उस ओमेगा के बाल थोड़े लंबे थे, वो था मेल ओमेगा, लेकिन उसके बाल लंबे थे, तो वांग जी को दिख नहीं रहा था कि क्या, मतलब वांग जी को नहीं दिख रहा था कि उस इंसान का फेस में मास्क था, ऊपर से आंखों पे बाल आ रहे थे, तो वांग जी पहचान नहीं पा रहा था। साथ ही विंग को जिस तरह से ले जाया जा रहा था, वांग जी की आंखों में वो देखकर आंसू आने लग गए थे। और वांग जी ने मिस्टर लेले की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर लेले अंकल, ये सब क्या है? ये सब झूठ है, मैं ये सब नहीं मानता। मैं अपने अल्फा को जानता हूँ, ऐसा कभी नहीं कर सकता। ये सब झूठ है, ये ओमेगा झूठ बोल रहा है। यह सुनकर मिस्टर लेले ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, यंग मास्टर, हम सब यही कह रहे हैं पुलिस को कब से कि यंग मास्टर ये सब नहीं कर सकते। मैं उन्हें बचपन से जानता हूँ, लेकिन वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। उनको कल रात से जेल में रखा गया है। उनको कल रात ही किसी के मुझे ये शब्द कहने में भी घिन आ रही है, उनके ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया है। मिस्टर मिस भी बहुत देर से उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी सी बात उन्होंने, जब उनको जेल में ले जाया गया था, तब उन्होंने थोड़ी सी बात की थी मिस्टर मिसेस वी से। उसके बाद उन्होंने किसी से मिलने से मना कर दिया है। वो किसी से नहीं मिल रहे हैं, वो किसी से बात तक नहीं करना चाह रहे हैं। अगर वो मिलेंगे नहीं तो वो बताएंगे कैसे कि आखिर हुआ क्या है। वो किसी को कुछ नहीं बता रहे हैं। ये सुनकर वांग जी ने
उनकी तरफ देखते हुए कहा, अंकल मैं पुलिस स्टेशन जाना चाहता हूँ, मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ। ये सुनकर मिस्टर लेले ने कहा, पर मास्टर आप वहाँ जाकर क्या करोगे, वो किसी से नहीं मिलना चाह रहे हैं। ये सुनकर वांग जी ने कहा, अंकल वो मुझसे मिलेंगे, मैं उनसे बात करूँगा, मैं पता लगाऊंगा कि आखिर हुआ क्या है, मुझे बस उनसे मिलना है, उन्हें देखना है। मुझे नहीं पता कि वो किस हालत में होंगे, मुझे उन्हें देखना है। यह सुनकर मिस्टर लेले ने कहा, ठीक है मास्टर, अगर आप यही चाहते हैं तो हम चलेंगे। ये बोलते हुए मिस्टर वांगजी और लेले जो थे वो पुलिस स्टेशन की तरफ निकल गए थे। थोड़ी देर बाद ही वो स्टेशन के बाहर खड़े हुए थे, वांगजी तुरंत अंदर गया एंड वो जान के बारे में पूछने लगा कि उसे जान से मिलना है। लेकिन वहाँ के जो पुलिस ऑफिसर्स थे उन्होंने मना कर दिया कि वांगजी विंग से नहीं मिल सकता। ये सुनकर वांगजी थोड़ा, उसे गुस्सा पहले आ रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था कि वो लोग उसे रोक क्यों रहे हैं, इसीलिए वो उनसे लड़ रहा था कि उसे विंग से मिलना है। लेकिन वो जो पुलिस ऑफिसर थे वो उसे बता रहे थे कि जान किसी से मिलना ही नहीं चाहता है, जान ने किसी से भी मिलने से मना कर दिया है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, मैं विंग से मिलना चाहता हूँ और अगर तुम लोगों ने मना किया, तुम मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि तुम नहीं जानते मैं उसका हस्बैंड हूँ। एंड ऑफिसर चेन्यू कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है। ये सुनकर एक जिस जूनियर था उसने कहा, वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए गए हैं। वांग जी ने कहा, मुझे ये बोलते हुए उसने अपना फ़ोन निकाला और चेन्यू को कॉल किया और थोड़ी देर तक बात करने के बाद उसने फ़ोन कट कर दिया और अगले 5 मिनट में चेन्यू पुलिस स्टेशन के अंदर था। उसने उन ऑफिसर्स की तरफ देखते हुए कहा, तुम लोगों की हिम्मत कैसे है मेरे घाव को रोकने की। उन्होंने नहीं कहा कि वो मेरे भाई हैं। ये सुनकर उन ऑफिसर्स ने मसला झुकाते हुए कहा, पर सर मिस्टर वी ने तो मना किया है कि वो किससे नहीं मिलना चाहते। ये सुनकर चेन्यू ने कहा, मेरा भाई कोई भी नहीं है, वो उसका हस्बैंड है और वो उससे मिल सकता है। वैसे भी जब तक वो कुछ बोलेंगे नहीं, हमें इस केस का कोई क्लू नहीं मिलेगा, ये केस वन साइडेड ही रहेगा। अगर मिस्टर वी कुछ बोलेंगे तभी हम इस केस को आगे बढ़ा पाएंगे, तो कोई होना चाहिए जो इस बारे में पता लगाए। मुझे लगता है कि उनका हस्बैंड इसके लिए बहुत अच्छा कैंडिडेट होने वाला है। उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, आप जाइए। ये सुनकर वांग जी ने नोट किया। उसके बाद वांग जी को एक रूम में ले जाया गया जहाँ पर नॉर्मली जो कैदी होते हैं उनके साथ उनकी फैमिली मेम्बर्स मिलते हैं। वो वहाँ गया एंड वो जान का वेट करने लगा। जब वो लगभग 5 मिनट हो गए तब भी मतलब विंग आ नहीं रहा था। ये चीज़ें वांग जी को थोड़ी सी परेशान कर रही थी, उसे घबराहट दे रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे कदमों की आवाज़ सुनाई दी एंड उसी रूम के दूसरे गेट से एक इंसान आ गया है। मतलब वांग जी उसको पहचान नहीं पा रहा था। विंग के पूरे बाल बिखरे हुए थे, विंग की जो शर्ट्स थी उस पर सल पड़े हुए थे, वहाँ विंग की शर्ट पूरी खुली हुई थी, आई मीन बटन नहीं खुले थे, नीचे से खुली हुई थी। विंग के हेयर में से लग रहे थे, उसकी आंखें थकी हुई लग रही थी एंड जैसे उनमें कोई कुछ बचा ही ना हो, खाली लग रही थी। ये देखकर वांग जी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही विंग है जिसे वो हंसता खेलता छोड़ कर गया था, जिसकी आंखों में उसने अपने लिए अफेक्शन देखा था, अपने लिए आंसू देखे थे। आज उस इंसान की आंखें खाली हैं, जिसने अपना सिर किसी के सामने नहीं झुकाया है। आज वो अपना सिर झुका के उसके सामने खड़ा हुआ है। ये चीज़ वांग जी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, इसलिए उसने अपना एक कदम बढ़ाकर विंग का नाम लेना चाहा ही था। लेकिन तभी विंग ने अपने फेस को, मतलब अपनी पीठ को वांग जी की तरफ किया और कहा, वांग जी तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो? मैंने मना किया था पुलिस ऑफिसर्स को, मैं किसी से नहीं मिलना चाहता, तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम अभी अभी वापस आए हो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है, इसलिए तुम घर चले जाओ, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम यहाँ कर क्या रहे हो? ये सुनकर वांग जी अपनी जगह पर ही फ्रोज हो गया। विंग ऐसा बोल भी कैसे सकता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है? अगर वो यहाँ नहीं होगा तो और कौन होगा? वो उसका हस्बैंड है एंड वो यहाँ ज़रूर आएगा, विंग उसे नहीं रोक सकता। उसने विंग की तरफ देखा और अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए कहा, अल्फ़ा मैं आपके लिए आया हूँ, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मैं नहीं आ सकता? अगर मैं नहीं आऊँगा तो कौन आएगा? और अगर आप किसी से बात नहीं करोगे तो केस आगे कैसे बढ़ेगा? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आपने ये कुछ नहीं किया है। ये सुनने के साथ ही विंग की बॉडी स्टिफ थी, वो हल्की सी जैसे रिलैक्स हुई थी, लेकिन फिर से विंग ने अपनी बॉडी को स्टिफ करते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना है एंड मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है या नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने क्या किया है या नहीं। मैं तुम्हें बस बोल रहा हूँ कि जगह अच्छी नहीं है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए।
ये सुनकर वांग जी को गुस्सा आ रहा तो वो आगे बढ़ा। उसने विंग के हाथ को पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, अगर ये जगह अच्छी नहीं है तो मैं तुम्हें यहाँ कैसे रहने दूँ? तुम भी मेरे साथ घर चलोगे, अगर तुम मेरे साथ घर नहीं चलोगे तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। ये बोलते हुए विंग की आंखों में देख रहा था, जो कि शॉकिंगली वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी ने विंग के हाथों को पकड़ते हुए कहा, आप किसी से नहीं मिलना चाहते, मुझे नहीं पता कि रीज़न क्या है, लेकिन मैं एक बात बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि जो कुछ भी हुआ है उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। एंड ये मैं साबित कर कर रहूँगा। अगर मुझे आसमान से सबूत लाना पड़े, अगर मुझे पाताल से सबूत लाना पड़े तो मैं लेकर आऊँगा, लेकिन मैं अपने अल्फा को निर्दोष साबित कर कर रहूँगा। आप पहले से ही निर्दोष थे, आप पर झूठे अपराध के लिए आप पर इल्ज़ाम लगाए गए हैं, तो मैं आपको यहाँ से छुड़ा कर रहूँगा, लेकिन इसमें आपको मेरी मदद करनी होगी। बताइए मुझे किस रात हुआ क्या था, कल रात हुआ क्या था, ये सब हुआ क्यों है? सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा। आज तक विंग था जो वांग जी के लिए सब कुछ कर रहा था। अगर वांग जी उससे थोड़ा सा सहमा सहमा रहता था तो विंग उसे हंसाने की कोशिश करता था। अगर वांग जी उदास रहता तो वो उसके मूड को सही करने की कोशिश किया करता था। अगर वांग जी नहीं बोलता तो उसकी बजाय भी विंग बोला करता था। उनके लाइफ में उनके रिश्ते को विंग तक संभाल रहा था, लेकिन अब वांग जी की बारी है। विंग ने अपनी तरफ से जो हो सके वो वांग जी के लिए किया है। उसने आज वांग जी को एक ऐसा पर्सन बनाया है जो शायद विंग की मदद के बिना कभी नहीं बन पाता। तो वांग जी भी अपने हस्बैंड को ऐसा बनते हुए नहीं देखना चाहता। एक पल के लिए जब उसने विंग की वो आंखें देखी थी तो उसे ऐसा लगा कि कोई उसके सीने में चाकू से हमला कर रहा हो। विंग की वो आंखें वांग जी के लिए हमेशा के लिए नाइटमेयर बनकर रह गई है, लेकिन वो विंग की आंखें नहीं देखना चाहता है ऐसी। वो विंग को निर्दोष साबित कर कर रहेगा। वांग जी की आंखों में अपने लिए डिटर्मिनेशन देखकर, अपनी सच्चाई पर भरोसा देखकर विंग को नहीं पता, लेकिन उसकी आंखें नम होने लगी। फिर उसने अगले ही पल वांग जी को बस अपनी एम्बुलेंस में ले लिया और उसे टाइटली हक कर लिया और बहुत बुरी तरीके से वो रोने लगा। पहली बार था जब वांग जी ने विंग को इस हालत में देखा था। किसी ने कहा है कि हम अपनी जो स्ट्रॉन्ग साइड है, जो मजबूती है हमारी, किसी को भी दिखा सकते हैं, लेकिन हमारी जो सबसे कमज़ोर साइड होती है, जो वेलनेबल जो हमारी साइड होती है, वो हम सिर्फ उनको दिखाते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं, जिन पर हम भरोसा करते हैं कि हाँ हम ये चीज़ इस इंसान को बताएंगे तो ये चीज़ सिर्फ उन दोनों के बीच में रहेगी, तीसरे को ये बात कभी पता नहीं चलेगी। ये विश्वास विंग वांग जी पर कर रहा था। ये देखकर वांग जी का दिल खुश भी था, लेकिन उससे ज़्यादा विंग के आंसू देखकर दुखी भी हो रहा था, क्योंकि उसने भी देखा था किस तरह से जो लोग हैं वो विंग पर कमेंट कर रहे थे, कि किस किस तरह के कमेंट किए जा रहे थे। और ये चीज़ वांग जी को खुद को गुस्सा दिला रही थी, क्योंकि वो जानता है विंग ऐसा है ही नहीं। जिस इंसान ने कभी अपने खुद के हस्बैंड के ऊपर फोर्स का यूज़ नहीं किया, जिस इंसान ने कभी बिना परमिशन के मुझे वांग जी को टच तक नहीं किया, वो इंसान किसी का रेप कर सकता है? ये वांग जी मान ही नहीं सकता है। वो विंग पर भरोसा करता है। यही विश्वास था वांग जी का। जब विंग थोड़ा शांत हुआ तो वो बताने लगा कि आखिर हुआ क्या था। उसने बताना शुरू किया कि जब वो वांग जी से बात कर कर उसने अपना कॉल कट किया था, तो उसके बाद उसे मीटिंग में जाना था। वो मीटिंग जो थी एक होटल में थी। अब होटल के जो ऊपरी फ्लोर्स थे उन पर तो प्रोफेशनल मीटिंग्स होती है, लेकिन उसका जो सबसे ग्राउंड फ्लोर था उस पर पब है, पार्टी की जगह है एंड हॉल्स हैं जहाँ पर पार्टीज होस्ट की जाती है, एंड छोटा सा एक क्लब है। तो विंग को तो पार्टी के लिए जाना था। विंग ऐसे तो एल्कोहल टॉलरेंस है विंग का, लेकिन विंग पीता नहीं है क्योंकि उसे नहीं पसंद, और उसे ऐसा लगता है कि उसके लिए ये सब ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है कि विंग ने कभी पिया नहीं, कभी वो जो बड़ी पार्टीज होती है तो उसमें विंग ड्रिंक करता है और उसका टॉलरेंस भी बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसी जगह पर विंग नहीं पीता क्योंकि वो जानता है कि ऐसी जगह पर कुछ भी हो सकता है। एंड इस पर ऐसे बड़े बिजनेसमैन तो और ज़्यादा टारगेट पर रहते हैं, तो विंग ऐसी जगह पर थोड़ा सा सावधान रहता है। वो वहाँ पर गया था, उसने अपनी मीटिंग कंप्लीट की थी। जब उसकी मीटिंग चल रही थी तो सॉफ्ट ड्रिंक्स वहाँ पर लाया गया था, एंड वो ड्रिंक्स सिर्फ विंग ने के लिए नहीं पी थी बल्कि बाकी के लोगों ने भी पी थी। एंड ड्रिंक पीने के बाद बाकी के लोग वहाँ से उठकर चले गए थे जब मीटिंग एंड हुई थी। एंड वो जो ड्रिंक थी वो बॉडीगार्ड्स को पिलाई गई थी, क्योंकि जो वो पार्टी उनसे डील करने आए थे तो उन्होंने कहा था कि उनका एक तरह से कोई
होता है ना कि परंपरा है, कुछ रिचुअल है, उन्होंने कुछ ऐसा ही कहा था कि वो यहाँ पर आए तो उनके बॉडीगार्ड्स यहाँ पे क्यों खड़े हैं, क्योंकि उनकी जो बॉडीगार्ड थे, जो दूसरी पार्टी थी, उनके जो बॉडीगार्ड्स थे वो भी ड्रिंक कर रहे थे। आई मीन सॉफ्ट ड्रिंक्स जो उनके लिए लाई गई थी वो पी रहे थे। तो उन्होंने विंग के बॉडीगार्ड्स को भी कहा तो विंग ने भी हाँ कर दिया, लेकिन वो भी बहुत कम सिप ले रहा था। उसने उस ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक के बस 2 या 3 ही सिप लिए होंगे, उसने ज़्यादा नहीं पिया है, क्योंकि वो लोग उसे थोड़ा अजीब देख रहे थे। मतलब ऐसा इस तरह से देख रहे थे कि विंग उनके साथ डील साइन कर रहा है और विंग को उन पर भरोसा नहीं है, तो विंग नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो, इसीलिए वो थोड़ा पी रहा था। तो सॉफ्ट ड्रिंक थी तो वो बस उसने एक या 2-3 या सिप पी ली थी, ज़्यादा नहीं ली थी। लेकिन जब वो लोग डील ख़त्म कर वो गए तो विंग को अचानक डिज़ी फील होने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर उसे गर्मी लग रही थी, उसके अंदर हीट पैदा हो रही थी। और ये चीज़ विंग के लिए बहुत ज़्यादा, जब उसने घूम कर अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ देखा तो बॉडीगार्ड्स भी बेहोश होकर ज़मीन पर पड़े हुए थे। ये चीज़ विंग को शॉक कर रही थी। तभी उस रूम का डोर ओपन हुआ था और एक ओमेगा अंदर आया था, मेल ओमेगा, और वो विंग को उठाकर वहाँ से उसी जो मीटिंग रूम था उसी के थोड़ी दूर पर, उसी कॉरिडोर के थोड़ी दूर पर एक रूम्स थे, होटल रूम्स की तरह। तो वो ओमेगा वहाँ पर ले गया उस विंग को। विंग कोशिश कर रहा था छुड़ाने की, लेकिन उसका जो दिमाग था वो घूम रहा था, उसका सिर घूम रहा था। उसे खुद भी अपने सराउंडिंग समझ में ही नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है, उसे कौन कहाँ पर ले जा रहा है। उसका शरीर उसे लिम्प फील हो रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में जान ही नहीं है। अगर ये ओमेगा उसे संभाल नहीं रहा होता तो विंग शायद ज़मीन पर गिर जाता। तो उसे समझ में नहीं आया कि वो ओमेगा का फेस भी ढंग से नहीं देख पा रहा है, और वो जो ओमेगा था उसे रूम में ले गया। विंग बहुत कोशिश कर रहा था खुद को स्टेबल करने की। वो एक डोमिनेटिंग अल्फा है, वो खुद को स्टेबलाइज कर सकता है, लेकिन पता नहीं उस ड्रिंक में ऐसा क्या था कि विंग खुद को नहीं रोक पा रहा था। वो अपने कपड़ों को फाड़ कर निकाल देना चाहता था, लेकिन फिर भी ये जानते हुए भी उसे फील हो रहा था कि ओमेगा यहाँ पर है। वो कोशिश कर रहा था, उस ओमेगा को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। उसे नहीं पता कि कौन है, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहा था। लेकिन वो ओमेगा शायद वहाँ से बाहर निकलना ही नहीं चाहता था। एंड विंग जब वो ओमेगा उसे टच करने लगी तो विंग ने उसको खुद को छुड़ाने की कोशिश की थी। एंड विंग को जब फील हुआ कि कोई उसे टच कर रहा है, वो भी गलत तरीके से गलत जगह पर टच कर रहा है, एंड विंग जानता है कि अगर उसने अपना कंट्रोल खो दिया तो क्या हो सकता है। इसलिए उसने अपनी आंखों को क्लियर किया था। फिर भी उसे उस ओमेगा का फेस साफ नहीं दिख रहा था। उसने रूम में अपनी नज़रों को चारों तरफ घुमाया था, एंड घुमाने के बाद उसे उसी रूम में बाथरूम का गेट दिखा। और ये दिखने के साथ ही विंग ने अपनी फुल फोर्स का यूज़ किया, जितने भी उसमें बची थी, ज़्यादा तो बची नहीं थी, फिर भी जितने भी बची थी उसका यूज़ किया और उस ओमेगा को अपने ऊपर से धक्का दिया। वो लड़खड़ाते हुए उठा, इससे पहले कि ओमेगा उसे फिर से पकड़ पाता, वो उस बाथरूम में उसने खुद को लॉक कर दिया था। विंग को लगा था कि वो सेफ है, वो बच गया है, और उसने उस ओमेगा को भी बचा दिया है। उसे नहीं पता कि ओमेगा जानबूझकर सब करना चाहती थी या फिर वो भी विंग की तरफ फंस गई है, उसे नहीं पता। लेकिन विंग को याद है वो लगभग 2-3 घंटे तक वहीं था। वो तड़प रहा था, चिल्ला रहा था, क्योंकि उस चीज़ ने उसकी रट को ट्रिगर कर दिया था। ये चीज़ वो चिल्ला रहा था, चीख रहा था, क्योंकि इस वक्त विंग को अपनी मेट की ज़रूरत थी, उसे वांग जी की ज़रूरत थी। लेकिन वहाँ पर ना वांग जी था ना कुछ और था, इसलिए विंग बस तड़प रहा था। वो बहुत देर तक शावर में खड़ा रहा था, तब जाकर वो शांत हुआ था। एंड बहुत देर तक वो वहीं बाथरूम में बैठ गया था। विंग को लगा था कि अब सब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन लगभग 4 से 5 घंटे बाद, जबकि मिडनाइट से ज़्यादा हो चुका था, लगभग 2 से 3 बज रहे थे, तब उसे फील हुआ कि उसके जो बाथरूम का डोर है वो ओपन हो रहा है। और ये सुनने के साथ ही तो विंग को और ज़्यादा, अब विंग का जो सर था वो सही हो रहा था, उसे थोड़ा थोड़ा दिख रहा था, उसे रियलाइज़ हो रहा था कि उसके आसपास क्या है। इसीलिए वो खड़ा और उसने अपने डोर को खींच कर अंदर ही बंद करने की कोशिश, क्योंकि वो जानता है वो बाहर खोलना ही नहीं देना चाहता था। लेकिन अगले ही पल उस डोर को एक झटके के साथ खोल दिया गया था, और विंग अभी भी थोड़ा डिजी फील कर रहा था, और उस झटके के साथ ही विंग रूम के अंदर जाकर गिरा था। एंड जब विंग रूम के अंदर जाकर गिरा तो विंग को ऐसा लगा कि कुछ लोग हैं और भी वहाँ पर। उन्होंने विंग को उठाकर उस बेड पर पटक दिया, और अगले ही पल वो लोग बस वहाँ से निकल गए थे। एंड उसके बाद 5 मिनट नहीं हुए थे कि उस रूम का डोर ओपन हुआ, और वहाँ से पेपराजीज आने लगे, रिपोर्टर्स आने लगे, यहाँ तक कि पुलिस तक आ चुकी थी। और वो विंग को बिना कुछ सोचे समझे बस वहाँ से ले गई थी। किसी ने विंग की बात सुनने की कोशिश नहीं की, वो बस उस ओमेगा की बात सुन रहे थे जो कि बेड पर बैठा हुआ था। उस सीन को ऐसे पोर्ट्रेट किया गया था कि विंग उस ओमेगा के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। उस ओमेगा की जो शर्ट थी वो फटी हुई थी, उस ओमेगा के लिप्स पर बाइट मार्क के निशान थे, उस ओमेगा के बाल फैले हुए थे, उस ओमेगा की जो पेंट की जिप थी एंड पेंट्स के जो बटन्स थे वो ओपन थे। एंड ये चीज़ को इस तरह से पोर्ट्रेट किया गया था कि विंग उस ओमेगा का रेप कर रहा है। ये सब
किसी ने विंग पर भरोसा नहीं किया। विंग ने समझाने की कोशिश की। जब वो लोग उसे पुलिस स्टेशन लेकर आ रहे थे तो चिल्ला रहा था कि उसने सब कुछ नहीं किया है, लेकिन पुलिस वालों ने कोई एक भी बात नहीं सुनी। उस वक्त चेन्नई अपने घर पर था कि उसकी ड्यूटी दिन की थी, उसकी ड्यूटी रात की नहीं थी। लेकिन जब ये खबर उसके पास पहुंची, उसे कॉल आया सीनियर्स का, तो तुरंत वहाँ के लिए निकल गया था। और उसके बाद जो हुआ वो शायद वांग ने टीवी पर देख ही लिया था। ये सुनकर वांग जी की मुट्ठियाँ बिछ रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि विंग खुद टूटा हुआ लग रहा था। वांग जी ने विंग के हाथों को पकड़ते हुए कहा, अल्फा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कल कोर्ट में आपके पेशी है और आपको ओमेगा आपसे आपको वचन देता है कि मैं आपको निर्दोष साबित कर कर रहूँगा। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं आप पर भरोसा करता हूँ। रही बात उस ओमेगा की, तो उस ओमेगा के मुँह से सच्चाई मैं निकलवाऊँगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलते उसने विंग की तरफ देखा और विंग ने भी नोट किया। विंग की आंखों में वांग जी के लिए प्यार और ज़्यादा बढ़ गया था। तभी एक पुलिस ऑफिसर वहाँ आया, चेन्नई वहाँ पर आया। उसने कहा कि अब वो ज़्यादा देर तक नहीं मिल सकते। चेन्नई ने वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया है विंग और वांग जी को, इतना टाइम नहीं मिलता किसी को भी मिलने के लिए। तो उस वक्त तो वांग जी वहाँ से जा चुका था। जब वो लोग बाहर आए तो उसने वांग जी ने चेन्नई की तरफ देखते हुए कहा, यू आर, क्या तुमने होटल के सीसीटीवी कैमरास चेक नहीं किया? तुमने चेक नहीं किया कि विंग खुद गया था या फिर उसे ले जाया गया था? ये सुनकर चेन्नई ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, मैंने भी जब ये बात सुनी थी तो मैं तुरंत होटल गया था। जब मैंने वहाँ पर चेक किया तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। वो जो फुटेज थे उसको डिलीट कर दिया गया था। इसलिए वांग जी ने कहा, डिलीट कर दिया गया था? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो सीन होने के लगभग 4-5 घंटे बाद ही विंग ले जाया गया था। तो किसी को क्या पता कि वहाँ अंदर क्या हुआ था, क्योंकि जैसे विंग ने बताया ऊपर का फ्लोर वीआईपी लोगों के लिए होता है। तो आखिर ऐसा कौन है जिसने वो वीआईपी रूम अलॉट भी करवाया था? आखिर वो ओमेगा क्या तुम्हें उस ओमेगा का एड्रेस पता है? ये सुनकर चेन्नई ने कहा, हाँ, मैं उस ओमेगा का एड्रेस पता है, हमने उससे पूछताछ की थी तो उसने बताया था। ये सुनकर वांग जी ने कहा, मुझे उस ओमेगा का एड्रेस चाहिए। इस पर चेन्नई ने कहा, पर वहाँ पर पुलिस सिक्योरिटी है, शायद आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तभी वांग जी ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता चेन्नई, मुझे उस ओमेगा से मिलना है। ये सुनकर चेन्नई ने ना चाहते हुए बस नोट किया, क्योंकि वो जानता है एक तो विंग के फेवर में अगर सबूत नहीं मिले तो विंग के साथ कोर्ट क्या करेगा, ये चेन्नई अच्छी तरह से जानता है। क्योंकि वो लोग को जानता है, तो वो विंग के साथ ऐसा नहीं होने देता, क्योंकि वो जानता है कि विंग ऐसा कर ही नहीं सकता है। वो भी विंग पर भरोसा करता है, इसलिए उसने वांग जी को उस ओमेगा का एड्रेस दे दिया था। वांग जी उस ओमेगा के पास गए। जब वो वहाँ पर गया और उस ओमेगा डोर ओपन किया तो वांग जी उस ओमेगा को देख रहा था। वो ओमेगा बहुत ही दुबला पतला था, उसका फेस पर डर था एंड वो जिसे वांग जी को देखकर काँप रहा था। ये चीज़ वांग जी के लिए भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वांग जी के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, कोल्डनेस थी बस। क्योंकि शायद वांग जी जितना भोला है, जितना वो मासूम है, उतना ही मासूम है। लेकिन जब वांग जी को गुस्सा आता है, जब वांग जी को ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, तो वांग जी फिर अपने आप के जैसे वो पर्सनैलिटी को ही चेंज कर लेता है। वांग जी ओमेगा से मिला एंड फाइनली अब अगले दिन जो था वो कोर्ट की तारीख थी। सभी लोग कोर्ट में बैठे हुए थे। मिस्टर एंड मिसेस वी जो है वो चेंग के साथ बैठे हुए थे और वांग जी उन लोगों के बीच में बैठा हुआ था। जो वांग जी कल तक पूरी तरह से ठीक लग रहा था, आज उस वांग जी के जो सिर पर था उस पर चोट लगी हुई थी, वांग जी के हाथ पर चोट लगी हुई थी, यहाँ तक कि वांग जी के नेक पर स्क्रैचेस के निशान थे एंड वो मिस्टर एंड मिसेस वी के बीच में बैठा हुआ था। साथ ही वहाँ चेंग एंड मिस्टर एंड मिसेस लेन भी थे। चेंग ने भी अपने भाई को बचाने की बहुत कोशिश की है, उसने वांग जी की पूरी मदद की है। इसलिए कुछ निशान वो चेंग के शरीर पर भी थे, लेकिन वो इतने विजिबल नहीं थे, वो कम थे। लेकिन वांग जी के सिर पर ज़्यादा चोट लगी हुई थी। जब विंग को कोर्ट में लाया गया एंड विंग की नज़र वांग जी पर गई और उसने वांग जी को ऐसे देखा तो एक पल के लिए वो शॉक हो चुका था। वो वांग जी के पास आना चाहता था, लेकिन पुलिस ने उसको कसकर पकड़ रखा था। उसको वहाँ कटघरे में खड़ा किया गया एंड चेन्यू जो कि विंग के साथ आया था वो भी विंग के पास ही खड़ा हुआ था। साथ ही वीस ने जो वकील किया था वो भी वहाँ खड़ा था एंड गोवी भी यहाँ पर आया हुआ था। वेन फैमिली जो थी वो भी यहाँ पर आई हुई थी, साथ ही यांगजी भी यहाँ पर आई हुई थी एंड यही सब चल रहा था। मतलब अपोजिट पार्टी का जो वकील था, मतलब उस ओमेगा का वकील, वो साबित करने की पूरी कोशिश कर रहा था कि विंग ने ज़बरदस्ती की है उस ओमेगा के साथ, उसने उस ओमेगा का फ़ायदा उठाने की कोशिश की है या फिर कहीं की फ़ायदा उठाया है एंड यही सब वो रिपोर्ट पेश कर रहा था
मतलब कोर्ट के सामने, एंड जज उन सबको देख रहा था। तभी जज ने उन रिपोर्ट्स को देखते हुए कहा, तो मिस्टर वी, क्या आपके पास कोई सबूत है जिससे आप ये साबित कर सको कि आपने ये सब नहीं किया है? क्योंकि इस ओमेगा की मेडिकल रिपोर्ट्स एंड सब कुछ जो है वो आपके खिलाफ है। ये सुनकर वीइंग ने जज की तरफ देखा, क्योंकि उसके खुद के पास तो कोई सबूत नहीं है सिवाय इसके कि उसकी सच्चाई के कि उसने ये सब नहीं किया है। उसने वांग जी की तरफ देखा, यू की तरफ देखा, गुवी की तरफ देखा, अपने पेरेंट्स की तरफ देखा, एंड उसने बस अपना सिर झुका लिया। तभी विंग के जो वकील था उसने आगे आते हुए कहा, जज साहब, हमारे पास ऐसे सबूत हैं जो कि इस पूरे केस को पलट कर रख देंगे, क्योंकि आपको जो सब कुछ दिखाया गया है वो एकदम झूठ है, वो नकली रिपोर्ट्स हैं। ये सुनकर जज ने कहा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? ये हमारे वकील ने दी और वकील झूठे रिपोर्ट्स कोर्ट में पेश नहीं कर सकता। ये सुनकर उस वकील ने कहा, मैं भी यही जानना चाहता हूँ कि आखिर एक वकील झूठे सबूत कोर्ट में पेश नहीं कर सकता, तो फिर मेरे को वकील ने ये सब क्यों किया है? आप इस बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? ये सुनकर उस सामने वाले वकील ने कहा, मैं क्या बोलूँगा, और ये सब मेडिकल रिपोर्ट सच्ची है, ये खुद हॉस्पिटल में मुझे दी गई है जिसमें इस ओमेगा का ट्रीटमेंट हुआ था। ये सुनकर उस वकील ने कहा, जो विंग की तरफ था, उसने कहा, ओह ऐसा, ठीक है। ये बोलते उसने जज की तरफ देखते हुए कहा, माय लॉर्ड, मैं अपने एक सबूत को बुलाना चाहूँगा, मिस्टर गोवी को। ये सुनकर जज ने कहा, जज ने परमिशन दे दी और अगले ही पल गोवी भी विंग के सामने खड़ा हुआ था। अब मिस्टर वांग, अब उस जो वो था उसका नाम मिस्टर शू था। मिस्टर शू ने गोवी की तरफ देखते हुए कहा, तो मिस्टर गोवी, जिस हॉस्पिटल से रिपोर्ट्स आई है उस हॉस्पिटल में आप काम करते हो, आपको बहुत साल हो चुके हैं वहाँ पर काम करते हुए, जहाँ तक मुझे पता चला है। ये सुनकर गोवी ने नोट किया, एंड फिर मिस्टर शू ने कहा, एंड जहाँ तक मुझे पता है उस ओमेगा को चेक भी आपने ही किया था, है ना? इस पर गोवी ने फिर से नोट किया। फिर मिस्टर शू ने कहा, तो क्या आप बताना चाहेंगे कि यहाँ पर हुआ क्या था और उस ओमेगा के साथ क्या हुआ था? ये सुनकर गोवी ने जज साहब की तरफ देखते हुए कहा, ये रिपोर्ट्स बिल्कुल झूठी है। अगर ये रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि मिस्टर वी ने उस ओमेगा के साथ वो सब करने की कोशिश की है और उसके निशान उस ओमेगा की बॉडी पर पाए हैं, क्योंकि मैंने खुद उस ओमेगा को चेक किया था। उस ओमेगा के शरीर पर हाँ ज़बरदस्ती के निशान थे, उसके शरीर पर नाखूनों के निशान थे, लेकिन वैसे कोई निशान नहीं पाए गए, ना तो उसके इंटरनल पार्ट्स में ये निशान पाए गए हैं, ना ही ऐसी जगह या फिर ऐसे निशान पाए गए हैं जिससे साबित हो सके कि ज़बरदस्ती की गई हो। जो निशान खरोच जगह पाए गए हैं उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें जानबूझकर बनाया गया है या फिर ऐसी सिचुएशन में बनाया गया है जिसमें इंसान होश में हो। और जहाँ तक हमें पता है कि मिस्टर वी को भी हमने चेक किया, उनकी मेडिकल कंडीशन में चेक की थी, हमें पता चला है कि उनकी मेडिकल कंडीशन इतनी अच्छी थी नहीं कि वो किसी की बॉडी पर स्क्रैच कर सके या फिर किसी के कपड़े फाड़ सके, क्योंकि उनके शरीर में हमें ड्रग्स मिले हैं और ये ड्रग्स ऐसे हैं कि इस चीज़ को किसी के रट या हेट को ट्रिगर करने के लिए दिए जाते हैं। और ये ड्रग्स बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अल्फ़ा या ओमेगा जानबूझकर खुद इनको लेगा। एंड रही बात खुद लेने की, तो मिस्टर वी का जो ओमेगा था वो ऑलरेडी उनसे दूर था एंड वो दूसरे दिन आने वाला था, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि वो एक दिन पहले ये ड्रग्स लेंगे। एंड अब तक के रिकॉर्ड से ये साफ जाहिर हुआ है, मैंने उनका ब्लड रिपोर्ट्स चेक की है, उनकी पहले की रिपोर्ट्स भी चेक की है, इसमें ये साफ साबित होता है कि उन्होंने पहले कभी ड्रग्स नहीं लिए हैं। यहाँ तक कि उनका जो एल्कोहल टॉलरेंस मिला है उनके ब्लड में वो भी बहुत कम है, लगभग माइनस में है। तो ये केस सीधा ही जाता है कि ज़बरदस्ती उनको ड्रग्स दिए गए थे एंड इस हालत में वो स्क्रैच नहीं कर सकते हैं। अब जिस इंसान के शरीर पर स्क्रैच हुए हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। ये बोलते हुए उस ओमेगा की तरफ देखा जो भी इस कोर्ट में डरासमा बैठा हुआ था एंड उसके बाद वो भी नीचे जा चुका था। तभी मिस्टर शू ने कहा, तो जज साहब आपने सुन लिया है, जिस डॉक्टर ने मिस्टर वी को चेक किया है उसने साफ साफ आपको बताया है, और अगर आपको यकीन नहीं होता तो असली मेडिकल रिपोर्ट्स मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि इनको बदला गया है एंड इसका सीसीटीवी फुटेज भी है मेरे पास, क्योंकि मेरे को वकील को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा समझदार है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि सच्चाई के सामने सच्चाई से बड़ा समझदार कोई नहीं होता है। ये सुनकर जो सामने वाला को वकील था वो थोड़ा घबरा रहा था, उसने एक तरफ देखा और शायद उसे वहाँ से कोई सिग्नल मिला हो, तभी उस को वकील ने कहा, जज साहब ये सब सिर्फ एक ढोंग है, क्योंकि गोवी जो है वो मिस्टर वी का
मिस्टर वी के रिश्तेदार हैं, ये मिस्टर गोवी जो है वो उनके हस्बैंड के भाई के बॉयफ्रेंड है, तो ये तो इन्हीं की साइड लेंगे। ये सुनकर उस वकील ने कहा, ओह, तो आप इस तरह से खेल को खेलना चाहते हैं, तो ठीक है। फिर उसने कहा, सर मैं मिस यंग को कोर्ट में बुलाना चाहूँगा। ये सुनकर जज ने फिर से परमिशन दे दी। एंड अब यांग जी उठकर आगे आई थी, मतलब कोर्ट में आई थी, तभी उसने अपने पास से कुछ सबूत जो थे वो पेश करवाए। और ये देखकर मिस्टर शू ने कहा, तो मिस यांग जी, क्या आपको पक्का है कि जी ये सीसीटीवी फुटेज है वो उसी रात के हैं, क्योंकि जहाँ तक सबको पता है वो फुटेज डिलीट हो चुकी थी। ये सुनकर यांग जी ने कहा, ये सब सच है, क्योंकि ये जो मैंने डिलीटेड फुटेज मैंने निकाली है, मेरा एक दोस्त साइबर क्राइम में काम करता है, बहुत अच्छा टेक्नीशियन है, तो मैंने ये फुटेज निकाली है और इनको डिलीट नहीं किया गया था, इनको ड्राफ्ट किया गया था। मेरा मतलब है इनको पहले ही निकाल लिया गया था, फिर कंप्यूटर में जो फाइल्स थी उनको डिलीट कर दिया गया था, बल्कि इनका एक डाटा जो था वो एक पेन ड्राइव में सेव था, वही पेन ड्राइव में मुझे मिली है ये। और आप देख सकते हो कि इसमें मिस्टर वी की कोई गलती नहीं, इसमें विंग की कोई गलती है नहीं, ये ओमेगा जानबूझकर उसे उस रूम में लेकर गया था। ये सुनकर विंग ने यांग जी की तरफ देखा। उसे याद है कि जब उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा था तो यांग जी उससे मिलने आई थी और उसने कहा था कि वो विंग को बचाएगी, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि यांग जी उसे सच में बचा लेगी, और उसे बचा रही थी। जैसे तो दोनों बचपन से दोस्त थे, लेकिन फिर भी यांग जी के पास सबूत, जबकि चेन्यू ने खुद कहा था कि वो सबूत डिलीट कर दिए गए थे, तो फिर यांग जी के पास सबूत कैसे आए? विंग को नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन फिर भी वो बस शांत था। एंड वो बस यही सोच रहा था कि आखिर वांग जी को चोट कहाँ से लगी है। यांग जी ने जब यांग जी की बारी बोलने की, तो उसने एक लास्ट बार वांग जी की तरफ देखा, जो कि उसी की तरफ देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा था। उसके बाद यांग जी वहाँ से जा चुकी थी। एंड उसके बाद मिस्टर शू ने फिर जज साहब से कहा कि क्यों ना हम उसी ओमेगा से पूछ ले कि उसने ये सब क्यों किया है, उसने जानबूझकर क्यों किया है, उसने मिस्टर वी को फंसाने की कोशिश क्यों की है। एंड अगर वो ओमेगा सच्चाई बताता है तो उसकी सज़ा कम होगी, और अगर वो सच्चाई नहीं बताएगा तो उसे सज़ा मिलेगी, क्योंकि सबूत अब जज साहब के सामने है। ये सुनकर उससे को वकील ने, अब उसको वकील के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसे लगा था कि उसने उसके जो क्लाइंट्स थे, जो जिसने उसे पैसे दिए हैं, जो शायद ओमेगा था या फिर कोई भी था, उसे तो ऐसा लगा था कि जो ये सबूत है वो डिलीट हो चुके हैं, जो सीसीटीवी फुटेज वो डिलीट हो चुकी है, पर यांग जी तो उसने लेकर आई हैं। एंड ये उनके लिए जैसे एक अनएक्सपेक्टेड ब्लो की तरह हुआ था उनका। अब वो ओमेगा कोर्ट में मिस्टर शू से सवाल पूछने लगे कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया है। तभी उस ओमेगा ने कहा, जज साहब, मेरा नाम शाव सिंचेन है, मैं एक नॉर्मल कंपनी में काम करता हूँ, एंड वो कंपनी वेन कॉरपोरेशन है। मैं कई सालों से वहाँ पर काम कर रहा हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया है, ये सब मेरी मजबूरी थी। एंड मैं ही बोल रहा हूँ कि मिस्टर वी ने मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश नहीं की है। यहाँ तक कि मिस्टर वी की वजह से शायद आज मैं बच पाया हूँ, नहीं तो सच में मेरे साथ वो हो जाता जो शायद आप सब इमेजिन कर रहे होंगे कि मेरे साथ क्या हुआ होगा। मुझे इस चीज़ के पैसे मिले थे। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वहाँ के जो चेयरमैन मैडम हैं, वो मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझसे ये सब करने के लिए कहा था। जब मैंने ये करने से मना कर दिया तो उन्होंने धमकी दी मुझे कि अगर मैं ये सब नहीं करूँगी तो मेरे पेरेंट्स को हार्म करेंगी, और उन्होंने ऐसा किया। मैंने जब उनकी बात नहीं मानी और उनकी बात को लाइटली लिया तो उन्होंने मेरे पेरेंट्स को किडनैप करवा लिया, और फिर मुझे फ़ोन किया। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को नहीं खोना चाहता था, वो बस मेरी इकलौती होप थे, इसलिए मैंने वो सब किया। हाँ, उस रात मैंने ही मिस्टर वी की ड्रिंक में ड्रग मिलाए थे, और उन्हीं को उस रूम में लेकर गया था। और हाँ, मेरे वो इंटेंशंस नहीं थी, लेकिन मुझे एक काम दिया गया था, अगर मैं नहीं करता तो मैं अपने पेरेंट्स को खो देता। लेकिन मिस्टर वी ने मेरे साथ कुछ ऐसा करने की कोशिश नहीं की। वो अपनी रट में होते हुए भी उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया। उन्होंने मुझे टच तक नहीं किया है अपनी मर्ज़ी से। हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है, उन्होंने मेरे साथ कुछ नहीं किया है। वो प्योर है, जैसा कि सब लोग उन्हें समझते हैं, वो सम्मान के योग्य है। उन्होंने मेरे साथ कुछ नहीं किया है। ये बोलते हुए शाहरुख जैन की आंखों में आंसू थे और बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। तभी जज ने वेन जो कंपनी थी उनके चेयरमैन खड़ा होने के लिए किया, जो ऑब्वियसली और कोई नहीं बल्कि वांग लिंगजाओ थी। एंड ये चीज़ वेन चाओ के लिए भी शॉकिंग थी कि वांग लिंगजाओ ने ये सब करवाया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था। अब जज जो थे वो अपना फैसला सुनाने ही वाले थे, लेकिन तभी एक और आवाज़ सुनाई दी, जज साहब, मुझे भी आपसे कुछ कहना है। ये आवाज़ सुनने के साथ ही सबने उस डायरेक्शन में देखा, वहाँ पर मिस्टर वी खड़े हुए थे, और ये
सुनकर सभी लोग कन्फ्यूज थे कि सब कुछ हो चुका है, विंग को बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा जो उसे सबूत मिले हैं। तो फिर मिस्टर वी क्यों खड़े हुए हैं? तभी मिस्टर वी वहाँ पर आई विटनेस बॉक्स में, और उन्होंने जज साहब के साथ तरफ देखते हुए कहा, मुझे एक और इल्ज़ाम इस इंसान पर लगाने हैं, क्योंकि इसने सिर्फ मेरे बड़े बेटे की ही नहीं, मेरे छोटे बेटे की भी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है, और एक हद तक उसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर ही दी थी। ये सुनकर सभी लोग शौक थे। उन्होंने मिस्टर वी की तरफ देखा, लेकिन चेन यू, गूवी एंड मिसेस वी जो है वो सभी, जैसे उन्हें पता हो कि मिस्टर वी क्या बोलने वाले हैं, वो सभी ऐसे ही देख रहे थे। तभी जज ने कहा, मिस्टर वी आप क्या कहना चाहते हो? तभी मिस्टर वी ने कहा, आज से 20 साल पहले मेरे सिर्फ एक ही बेटा नहीं हुआ था, मेरे 2 जुड़वा बेटे हुए थे, अल्फा विभूषण एंड ओमेगा गूवी। ये दोनों मेरे ही बेटे थे। लेकिन जब ये पैदा हुए तो मुझे पता था कि मेरे ट्विंस हुए हैं, लेकिन जब थोड़ी देर बाद मैं अपनी वाइफ से मिलने गया तो हमें ये बताया गया कि हमारे छोटे बेटे की मौत हो चुकी है, गोवी अभी इस दुनिया में है नहीं, हमारा सिर्फ अल्फा बेटा है, हमारा सिर्फ विंग बचा है। और ये हमारे लिए शॉकिंग था, क्योंकि एक पल पहले मुझे ये खबर दी गई थी कि मेरे ट्विंस बेबी हुए हैं, एंड वो लोग, उन लोगों ने फिर ऐसे कैसे कर दिया कि वो बेबी बच नहीं सका। लेकिन मेरे पास उतना टाइम ही नहीं था, मैंने खुद अपनी उस बेबी की लाश देखी थी, पर मुझे क्या पता था कि ये सब बस खेल था। उस दिन मेरा बेटा मरा हुआ पैदा नहीं हुआ था, बल्कि उसको ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाया गया था। जैसे ही मेरा सेकंड बेबी पैदा हुआ था, उसको मेरी भाई की वाइफ ने वहाँ से गायब कर दिया था। उसकी जगह एक ऐसे बच्चों को रखा था जो पैदा होते ही मर चुका था, एंड उसने उस हॉस्पिटल को भी पैसे दिए थे। इसलिए उस हॉस्पिटल ने पहले तो मैं ये बता दिया, पहले उन्हें पता नहीं था कि इस बेबी के साथ क्या करना है, तो उन्होंने पहले में बता दिया कि ट्विंस हुए हैं। लेकिन जब उन्हें पैसे दिए गए, उन्हें लालच दिया गया, तो उन्होंने वही किया जो वांग लिंगजाओ उन्होंने करने के लिए कहा था। एंड अब तक हम यही सोचते हैं कि हमारे सिर्फ 2 ही बेटे हैं, लेकिन नहीं, हमारे 3 बेटे हैं। गूवी भी हमारा ही बेटा है, और इसी के लिए मैं आपसे इंसाफ चाहता हूँ, और आपको सबूत चाहिए तो मैं आपको सबूत दे सकता हूँ। वो हॉस्पिटल का और डॉक्टर मेरे साथ है, हम उसे लेकर आए हैं। और रही बात गूवी की, तो आप गूवी के पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि उन्होंने गूवी का ऑर्फनेज से अडॉप्ट किया था, जिस ऑर्फनेज में वांग लिंगजाओ ने गूवी को छोड़ा था। ये सुनकर सभी लोग शौक थे, विंग खुद शौक था। उसे फील होता था कि हाँ, गूवी के साथ उसका रिलेशन है, एक अजीब सा कनेक्शन, एक अजीब सा रिश्ता उसे गूवी के साथ फील हुआ करता था। लेकिन उसे नहीं पता था कि उनका रिश्ता ऐसा निकलेगा, वो भी उसका छोटा भाई निकलेगा। गूवी को ये बात कुछ दिनों पहले ही पता चली थी, तो वो खुश था, और उन्हें वांग लिंगजाओ की सच्चाई भी कुछ दिनों पहले ही पता चली थी, और इससे पहले कुछ कर पाते विंग के साथ ये सब हो चुका था, तो उन्हें पता नहीं था। लेकिन वो वांग लिंगजाओ के साथ दिलवाना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही वांग लिंगजाओ ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी सज़ा उसे मिलेगी, और इसकी सज़ा के लिए उसे कोई नहीं बचा सकता। वेन चाओ तो लिटरली शौक था उसे, उसने इस इंसान से प्यार किया था, उसने उसी की फैमिली के साथ ये सब किया है, उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसके बाद वांग लिंगजाओ को फाइनली सज़ा मिल चुकी थी, एंड उसके बाद बस कोर्ट का फैसला साफ था, विंग को बाइज्जत बरी कर दिया गया था। एंड शाओ शिनचेन जो था, शाओ शिनचेन ने किया था, गलत किया था, एंड उसके पेरेंट्स जो थे उनके पेरेंट्स को किडनैप किया गया था, और मजबूर था। लेकिन फिर भी शाओ शिनचेन को फ़ाइन लगाया गया था, वो उसे फ़ाइन भरना था, लेकिन वो फ़ाइन इतना भी ज़्यादा नहीं था कि शाओ शिनचेन पे नहीं कर सकता था। फाइनली विंग को बाइज्जत बरी कर दिया गया था, एंड जो कोर्ट था वहाँ से डिसमिस हो चुका था। विंग उस कटघरे से बाहर आया, विंग की हथकड़ियों को खोल दिया गया था। विंग को इतना रिलीफ कभी फील नहीं हुआ, क्योंकि उसे ऐसा लगा जैसे उसके कंधों से एक बोझ कम हो गया हो। खुली उसकी हथकड़ियाँ थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि कंधों से उसके बोझ कम हो गया हो। और जब वो वहाँ से नीचे उतर कर आया तो चेनी वहीं पर था। उसने मुस्कुराते हुए विंग को गले लगाते हुए कहा, कांग्रेचुलेशंस जीजू, मैंने आपसे कहा था कि आपको कुछ नहीं होगा, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। ये सुनकर विंग ने बस नोट किया, और वो वांग जी की तरफ देखने लगा, किसी वांग जी की तरफ जाना था। वो वांग जी की तरफ बढ़ रहा था, वांग जी भी खड़ा हो चुका था। तभी यांग जी ने विंग को करते हुए कहा, थैंक गॉड विंग, तुम ठीक हो, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें छुड़ा कर रहूँगी, मैंने छुड़ा कर दिखाया है, मैंने उस सीसीटीवी फुटेज को कहीं से भी निकाला है, एंड थैंक गॉड कि तुम ठीक हो। ये सुनकर विंग ने यांग जी की तरफ देखा और कहा, थैंक यू सो मच यांग जी, तुमने मेरी मदद की, अगर तुम नहीं होती तो शायद आज मैं यहाँ नहीं खड़ा होता। थैंक यू सो मच। ये सुनकर यांग जी मुस्कुराते हुए कहा,
विंग, मैं तुम्हारे बचपन की दोस्त हूँ और अगर मैं तुम्हारे लिए ये सब नहीं करूँगी तो कौन करेगा। ये सुनकर विंग ने बस नोट किया और यांग जो है विंग का हाथ छोड़ ही नहीं रही थी, पर विंग ने वो यांग से उसके हाथ चुराया तभी, क्योंकि उसके पेरेंट्स वहाँ पर आ चुके थे। मिस्टर मिसेस ने विंग ने भी विंग को किया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। साथ ही गोवी भी वहीं खड़ा हुआ था। विंग ने जब गोवी को देखा तो वो खुद को रोक ही नहीं पाया। उसने अपने छोटे भाई को अब अपने सामने दिखाई, लेकिन इतने दिनों में भी वो गोवी को पहचान नहीं पाया कि गोवी उसी का भाई। वो खुद लिटरली बहुत ज़्यादा इमोशनल था। उसने गोवी को भी हक कर लिया। गोवी इमोशनल था जब उसे पता चला था कि उसके रियल पेरेंट्स हैं। हाँ, उसके जो अडोप्टेड पेरेंट्स हैं उन्होंने कभी भी उसे ये महसूस नहीं होने दिया कि वो अडोप्टेड है। उस तो पता भी नहीं था जब तक वो छोटा, लेकिन एक जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके पेरेंट्स ने बता दिया था कि क्योंकि उसके पेरेंट्स ये सच्चाई उसे छुपा कर नहीं रखना चाहते थे। वो चाहते थे कि गोवी उन्हें समझे। और ये जो नाम है गोवी, ये भी उन्होंने मतलब जो उनका जो सरनेम है, फैमिली सरनेम, वो गू है, लेकिन वी जो नाम है उन्होंने पता नहीं क्यों उन्होंने रखा था ये नाम। मिस्टर मिसेस को जब पता चला था कि उनके ट्विंस होने वाले हैं तो उन्होंने नाम रखा था कि अगर ओमेगा हो या फिर अल्फा हो, वो नाम उन्होंने डिसाइड कर लिए थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जो गोवी को अडॉप्ट करेंगे वो भी गोवी का नाम गोवे रखेंगे। वो सभी लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। एंड वांग जी भी वहीं पर था, लेकिन वो इन सबको देख रहा था। चेंग भी अपने बड़े भाई से मिला था, टेक्नोलॉजिकली या फिर कैसे भी करके गोवी चेंग से बड़ा ही था। वो सभी लोग गोवी को घेर कर खड़े थे। मिस्टर एंड मिसेस गोभी वहाँ पर आए थे तो वो उससे बात कर रहे थे, पर विंग उन सब से हटकर वांग जी के पास आया, जो वहीं पर खड़ा हुआ था, जिसकी आंखों में आंसू थे। विंग वांग जी के पास आया, उसके फेस पर स्माइल थी और उसने वांग जी को बस हक कर लिया था और वांग जी ने भी विंग को टाइटली हक कर लिया था। विंग ने वांग जी के ईयर में विस्पर करते हुए कहा, थैंक यू सो मच लंजा। अगर तुम यहाँ नहीं आते तो मुझे नहीं पता कि मैं कैसे यहाँ पर खड़ा हो पाता। आज शायद तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। पर ये बोलते उसने वांग जी खुद से अलग किया और उस वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें चोट कैसे लगी? क्या हुआ है? कि किसी ने तुम पर हमला किया था? ये चोट तुम्हें कैसे लगी? ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, अल्फा, हमें यहाँ से घर चलना चाहिए, फिर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि हुआ क्या है। ये सुनकर विंग ने बस नोट किया था। उसके बाद सभी लोग, वी फैमिली पूरी ही अपने घर चली गई थी। गोवी भी उनके साथ गया था एंड गोवी के पेरेंट्स भी उनके साथ गए थे। अब सारी फैमिली तो नीचे थी, बातें कर रही थी एंड विंग फ्रेशन अप होने के लिए ऊपर चला गया था। लिटरली उसने एक दिन में अपने घर को इतना मिस किया था कि वो बता नहीं सकता। वैसे तो वो नॉर्मली बिजनेस ट्रिप्स पर जाता रहता है, लेकिन सिर्फ इस बीच में उसने अपने घर को बहुत मिस किया था, स्पेशली वांग जी को और अपने पेरेंट्स को। विंग जब फ्रेशन अप होकर आया तब तक वांग जी रूम में ही था और उसने विंग के लिए खाना लगा रखा था। विंग जब आया तो वांग जी ने खुद अपने हाथों से विंग को खाना खिलाया था। और उसके बाद जब खाना हो गया तो अब वो दोनों बेड पर बैठे हुए थे, मतलब वांग जी बेड पर बैठा हुआ था और विंग ने अपने सिर को वांग जी की गोद में रख रखा था, क्योंकि विंग थक चुका था। पिछली रातों से बिल्कुल नींद नहीं आई थी। आखिर किसी को नींद कब आए जब उन पर इतना घिनौना इल्ज़ाम लगाया जाएगा। तभी विंग ने पूछा, रंजा, सब कुछ हो गया, मुझे बताओ कि तुम्हारे सिर पर चोट कैसे लगी? ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, तुमसे मिलने के बाद मैं चेन्यू से मिला था और मैंने शाओशन चेन का पता निकलवाया था। एंड चेन्यू ने जब मुझे पता दिया और मैं वहाँ उससे मिलने गया, पहले तो मुझे कुछ बता नहीं रहा था, लेकिन जब मैंने उसे सख्ती से पूछा तो उसने बताया कि उसे ये सब ज़बरदस्ती करवाया गया है। वो वेन कॉरपोरेशन में काम करता है एंड उसके पेरेंट्स को किडनैप कर लिया गया है। और ये बात वेन कॉरपोरेशन को CEO तक को नहीं पता है, ये सिर्फ मैडम चेयरमैन को पता है। एंड उसके बाद मैंने चेन्यू से बात कही और चेन्यू ने ढूंढना शुरू किया, उसके पेरेंट्स के फ़ोन को ट्रैक करना शुरू किया। जो कुछ भी क्लू हमें लास्ट टाइम कब से वहाँ कहाँ से किडनैप किया गया था, हमने वांगलिंग जाओ को ट्रेस करना शुरू किया। और इसमें बहुत टाइम लग चुका था। हमने तो बिल्कुल उम्मीद ही खो दी थी, क्योंकि अगर वो दोनों छूटते नहीं, उन दोनों को हम छुड़ा नहीं पाते, शायद शाओशन चेन सच्चाई नहीं बोल पाता। और हमें तो ये भी नहीं पता था कि यांग्स के पास CCTV फुटेज कहाँ है, क्योंकि चेन्यू ने जैसे ही तुम्हारी खबर मिली थी उसे वो तुरंत होटल में गया था। वो पहले पुलिस स्टेशन तक नहीं गया और उसने CCTV के बारे में पूछा था, लेकिन CCTV डिलीट कर दिए गए थे। ये हमारे लिए भी शॉकिंग था। जब हम चेन्यू ने ट्रेस किया और मैं चेंग के साथ वहाँ पर गया था, वहाँ पर बहुत सारे लोग थे और उसी हाथापाई में मुझे चोट लग गई थी। चेन्यू को मैं बता कर गया था, लेकिन उसे फोर्स लाने में यहाँ पर टाइम लग चुका था। तब तक
मैं थोड़ा इंसल्ट हो चुका था और तब तक तो चेनी भी आ चुका था। उसके बाद मैंने उनके पेरेंट्स को छुड़ा लिया, उनके पेरेंट्स को मैंने नहीं घर पर रखा था और मैंने शाओशन चेन को भी विमेंशन बुला लिया था, क्योंकि वांग लिंगजाओ का कोई भरोसा नहीं था। वो क्या पता वो फिर से उन्हें किडनैप करवा लेती या फिर शाओशन चेन को कुछ कर देती। इसीलिए वो कल रात, वो वैसे भी टाइम ही क्या बचा था, हमने जब तक उनके पेरेंट्स को रेस्क्यू किया था तब तक सुबह हो चुकी थी एंड थोड़ी देर के लिए हमने वहाँ पर घर पर रखा था और फिर उसे कोर्ट लेकर आ चुके थे। ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम अकेले उन्हें बचाने कैसे जा सकते हो? क्या तुम इंतजार नहीं कर सकते थे जब तक चीनी आया था? देखो तुम्हें कितना लग चुका है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, मैं ठीक हूँ अल्फा, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं लगा है और वैसे भी चेन्यूक का वेट करने का मेरे पास टाइम नहीं था। क्या पता वांग लिंग जाओ थोड़ी सी भी खबर लग जाती कि हमें उसके बारे में पता है तो वो उनके पेरेंट्स की लोकेशन चेंज कर सकती थी, तो फिर हमें कैसे पता चलता? और हमारे पास बस 2-3 घंटे ही बचे थे, तो मुझे उस वक्त जो समझ में आया वो मैंने किया। ये सुनकर विंग ने अचानक ही पूछ लिया, और ऐसा तुमने क्यों किया लंजा? ये सुनकर वांग जी थोड़ा स्टन हो गया विंग के सवाल पर। वो विंग की तरफ देखने लगा और उसके मुझे बस ऐसे ही निकला, हाँ? तो विंग ने हल्का सा बैठते हुए कहा, तुमने ऐसा क्यों किया लंजा? ये सुनकर विंग की आवाज़ थी थोड़ी सी डीप लग रही थी और वांग जी को अपनी पूरी बॉडी में शिवर फील हो रहा था। वांग जी ने कहा, क्यों किया मतलब क्या? तुम आप मेरे हस्बैंड हो, तुम, ये मेरी ड्यूटी है। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या सिर्फ तुमने ड्यूटी के लिए सब किया है? तुमने अपने दिल दिल से कुछ नहीं किया? ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा। अब ऐसी बातों में वांग जी का जो जुबान है पता नहीं कहाँ चली जाती है। वांग जी को बोला ही नहीं जा रहा, तो बताना चाहता था कि उसने मन से क्या है। वो बताना चाहता था कि वो भी इनको बताना चाहता वो कितना घबरा गया था जब उसे कोई सबूत नहीं मिल रहा था, जब उसे सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली, शाओशन चेन के पेरेंट्स उसे नहीं मिल रहे थे। वो कितना घबरा गया था, वो कितना टूट गया था, उसे कितना डर लग रहा था कि अगर उसने सबूत नहीं पूछा तो विंग को कुछ भी हो सकता है। कितना डरा हुआ था। हाँ, वो ये विंग से नहीं कह पा रहा है कि वो विंग से प्यार करता है, इसीलिए उसने ये सब किया है। एंड प्यार तो करता ही है, साथ ही उसका हस्बैंड है, उसकी ड्यूटी पे है। एंड पर वो नहीं बोल पा रहा है, उसे नहीं पता वो क्यों नहीं बोल पा रहा है, वो नहीं बोल पा रहा है। एंड विंग ने जब ये देखा, विंग वांग जी को समझता है, इसीलिए वो समझ सकता है कि वांग जी के दिमाग में तो बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है। उसने फिर से अपने सिर को वांग जी की गोद में रख लिया। लिटरली उसने वांग जी की टमी को टाइट कर लिया और अपने फेस को वांग जी की टमी में छुपाते हुए कहा, तुम्हें अभी नहीं बताना मत बताना, लेकिन इतना टाइम मत लगाना, जल्दी बताना, क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद अब मैं और ज़्यादा वेट नहीं करना चाहता। ये बोलते उसने अपने फेस को वांग जी की टमी में छुपा लिया और वो कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। और वांग जी बस पूरे टाइम उसके बालों को सहला रहा था। अब ऐसे ही टाइम थोड़ा बीत रहा था, मतलब वांग जी, मतलब 2 से 3 हफ्ते बीत चुके थे उस बात को। वांग जी भी हील हो चुका था, उनकी लाइफ थोड़ी थोड़ी नॉर्मल होने लगी थी वापस, क्योंकि विंग ने जो सब कुछ भी फेस किया था उसके बाद विंग की लाइफ थोड़ी नॉर्मल होना थोड़ी डिफ़िकल्ट थी, क्योंकि वो बातें, वो जो लोग जो उसके लिए बोल रहे थे वो चीज़ें भी विंग के दिमाग में कभी घूमती, कभी कभी रात को वो ये सब सोच कर उठ तक जाता है, उसे नींद तक नहीं आती। लेकिन वांग जिसके साथ है, वांग जी हमेशा उसका साथ दे रहा था इन सब चीज़ों में, तो विंग भी धीरे धीरे हील हो रहा था, वांग जी भी हील हो चुका था। एंड अब गुवी का एंड चेन्यू का जो इंगेजमेंट थी वो फिक्स हो चुकी थी एंड उन दोनों के इंगेजमेंट की तैयारी की जा रही। तो वांग जी ने जो जिस हॉस्पिटल में गुवी था उसी में उसने ज्वाइनिंग की थी, तो वो अपना काम भी कर रहा था। एंड कुछ ही दिनों में वांग जी पूरे हॉस्पिटल में फेमस हो चुका था, क्योंकि वांग जी और डॉक्टर्स की तरह नहीं था। वो एक तो कोल्ड पर्सनैलिटी रखता था, लेकिन साथ ही काइंड था एंड सबकी मदद किया करता था गोवी की तरह। लेकिन गोवी की पर्सनैलिटी थोड़ी सी चुलबुली थी, बिल्कुल चेंग की तरह। एंड अब गोवी को अपना फैमिली मिल चुकी थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसने अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स को भूल गया था। वो रहता भी उन्हीं के साथ ही था, लेकिन शादी की जो तैयारियां हैं वो मिस्टर एंड मिसेस वी करना चाहते थे। एंड शादी की तैयारियां जो है वो तो मिस्टर एंड मिसेस गो करेंगे, गोवी के अडॉप्टेड पेरेंट्स, लेकिन सगाई जो है वो वी फैमिली में करवाई जाएगी, वी मेंशन में करवाई जाएगी, क्योंकि उन्होंने भी अपने बेटे को मिस किया था। एंड गोवी वैसे भी आदि बाहर ही तो हॉस्पिटल में रहता है, लेकिन फिर भी उनकी फैमिली मेम्बर्स कभी भी डिनर रख लेते हैं तो गो फैमिली को बुला लेते हैं। एंड ऐसे ही उनका जो वो सब कुछ चल रहा था। एंड फाइनली अब आज उन दोनों की एंगेजमेंट थी। पूरा वी मेंशन बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड था। चेन यू एंड गोवी जो है वो दोनों ही स्टेज पर खड़े हुए थे, दोनों ने ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहन रखी थी, दोनों ही बहुत ही कपल सूट पहन रखे थे और दोनों बहुत
प्यारे लग रहे थे, दोनों के फेस पर स्माइल थी क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। फाइनली वो टाइम आ रहा था जब वो दोनों शादी करने वाले थे, क्योंकि अभी एंगेजमेंट हो रही थी, कुछ दिनों बाद इनकी शादी करवा दी जाएगी। अब उनको रिंग एक्सचेंज करने के लिए बोला गया, तो उन्होंने एक दूसरे की फिंगर्स में रिंग एक्सचेंज की एंड फाइनली वो जो एंगेजमेंट थी हुई। उसके बाद पार्टी चल रही थी एंड इसी पार्टी के दौरान वांगजी और विंग भी थे, जो कि अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था एंड अब विंग फिर से उसी मूड में आ चुका था। वो वांगजी था फ्लर्ट करने लगा था और अब तो वांगजी भी विंग फ्लर्ट का रिस्पॉन्स किया करता था एंड उनका रिश्ता अब और ज़्यादा गहरा हो चुका था और वांगजी अब समझ चुका था कि वो विंग के लिए क्या फील करता है। एंड इस घर में आने के बाद तो वांगजी की जैसे पूरी लाइफ चेंज हो चुकी थी। कहाँ वांगजी सोचता था कि वो कभी शादी नहीं करेगा और यहाँ विंग था जिसने उसकी सोच को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। जब उनके आज वांगजी इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। वांगजी ने एक वाइट शर्ट पहने की, नॉर्मल सी वाइट शर्ट थी और ऊपर से वाइट जैकेट पहन रखा था। उसने सूट का जैकेट नहीं था, वो कुछ अलग टाइप का जैकेट था जिसमें वांगजी और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। और उसने वाइट ही पेंट्स पहन रखे थे तो पूरा एंजल की तरह लग रहा था। और उसने बस हल्का सा मेकअप किया था, जो भी गोवे ने जानबूझकर उससे करवाया था कि आज उसकी एंगेजमेंट है और उसे वांगजी चाहिए ब्यूटीफुल। वांगजी वैसे को ब्यूटीफुल है लेकिन वांगजी मेकअप नहीं करता, लेकिन गोवे ने वो करके गोवी ने इंसिस्ट किया था वो वांगजी को ये सब करने के लिए एंड वो उसने किया था, इसलिए आज वो और ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। और विंग की नज़र तो वांगजी पर से हटी नहीं रही थी। वो एंगेजमेंट ख़त्म हुई एंड उसके बाद सभी लोग अपने अपने घर जा चुके थे। चेनी भी अपने घर चला गया था एंड गोवी भी मेंशन में रुका था आज के लिए। वो एंगेजमेंट ख़त्म होने के बाद विंग अपने कुछ अरेंजमेंट्स देख रहा था, कुछ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि शादी भी थी तो उसकी भी तैयारियां वो लोग कर रहे थे। और वांगजी पहले ही अंदर आ चुका था क्योंकि वो थक चुका था। वैसे तो हॉस्पिटल में से आया था, वो रात को जो है ऑपरेशन करने में बिजी था, तो वो हॉस्पिटल से आया था इसीलिए वो थोड़ा सा थक गया था, तो वो रूम के अंदर चला गया था। वांगजी रूम में शावर ले रहा था। शावर लेने के बाद जब वो बाहर आया, वांगजी ने बाथरूम पहन रखा था क्योंकि उसे लगा कि विंग जो है वो थोड़ा लेट आएगा। विंग ने उससे कहा था कि उसे अभी टाइम लगेगा तो वांगजी जाकर आराम कर सकता है। लेकिन जब वांगजी उसी बाथरूम में बाहर आया तभी विंग रूम के अंदर आया था एंड दोनों ही एक जगह बस रुक गए थे। इधर से वांगजी ने बाथरूम का डोर खोल कर वो अंदर आया एंड विंग तब तक रूम का डोर बंद कर चुका था। जैसे ही विंग घुमा और उसने वांगजी को बाथरूम में देखा, विंग अपनी जगह पर लिटरली स्टेचू हो चुका था और वो बस वांगजी की तरफ देख रहा था। ये वांगजी के लिए भी थोड़ा सा ऑकवर्ड था क्योंकि आज से पहले वांगजी विंग सामने से कभी नहीं आया था एंड विंग की आंखें आज डार्क लग रही थी। वांगजी को पहली बार विंग की आंखों में मिस्चीफ नहीं दिख रही थी, सिर्फ प्यार नहीं दिख रहा था, आज उसे विंग की आंखों में डिज़ायर दिख रहे थे। एंड ये फील होने के साथ ही वांगजी अपनी खुद की बॉडी पर जैसे गूज़बम्स फील हो रहे थे। धीरे धीरे विंग वांगजी के पास आने लगा। जितना वांगजी की विंग पास आ रहा था, वांगजी थोड़ा पीछे जा रहा था। पीछे जाते जाते वो वापस से बाथरूम डोर से टकरा गया था जो कि लॉक्ड था। विंग वांगजी के पास जा रहा, उसने वांगजी के दोनों तरफ हाथ रखते हुए कहा, ओमेगा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने अल्फा को सिड्यूस नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर तुम अपने अल्फा को सिड्यूस करोगे तो तुम उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतना पड़ेगा। ये सुनकर वांगजी ने विंग की तरफ देखा और कहा, तो मैं जानबूझकर मुझे लगा कि तुम ये बोलते हो। अटक रहा था, उसे बोला ही नहीं जा रहा था। तभी विंग ने वांगजी के लिप्स पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे फेरोमोन से समझ पा रहा हूँ कि तुम क्या चाहते हो ओमेगा। ये सुनकर वांगजी पूरा फेस रेड हो चुका था। वही विंग धीरे धीरे वांगजी की तरफ झुकने लगा। उसने वांगजी की नेक में से उसके फेरोमोन्स का एक लॉन्ग स्निफ लिया। यानी फिल्म के साथ ही वांगजी की जो पूरी बॉडी शिवर कर रही, उसका एक हाथ वांगजी के चेस्ट पर आ गया और एक हाथ उसके शोल्डर पर आ गया। और ये देखकर वांगजी पर इतना प्यारा अपना सर होता देखकर विंग के फेस पर भी स्माइल थी। उसने वांगजी के चिन को पकड़ा और उसे अपनी तरफ फेस करवाया। ये देखकर वांगजी ने भी विंग की तरफ देखा और विंग धीरे धीरे झुका और उसने अपने लिप्स को वांगजी के लिप्स के ऊपर रख दिया था। दोनों ही किस कर रहे थे, बहुत स्लो किस था, उसमें कोई भी लस्ट नहीं थी। शुरुआत में वो किस स्लो ही था, लविंग था, लॉन्गिंग वाला किस था, लेकिन धीरे धीरे वो किस कब पैशनेट हो गया, कब डीप हो गया, ये वांगजी और विंग दोनों को रियलाइज़ नहीं हुआ। और विंग ने बस वांगजी को वेस्ट से पकड़कर और ज़्यादा क्लोज कर लिया था और लिटरली ही इज़ ईटिंग वांगजी's माउथ। एंड वांगजी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो उसे किस करना भी नहीं आता, वो बस विंग जो कर रहा था उसको रिस्पॉन्स कर रहा था, उसी की तरह कॉपी कर रहा था। एंड ये देख कर कि वांगजी कितना क्लमजीली विंग उसे किस कर रहा है, विंग को और ज़्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि मतलब वो वांगजी को सिखा रहा था। ये सब
दोनों के लिए ही नया था, विंग के लिए भी नया था एंड वांग जी के लिए भी नया था। लेकिन विंग थोड़ा सा, हाँ, उसे ये सब पता है, लेकिन वांग जी को ये सब कम ही पता था, उसे ज़्यादा कुछ पता नहीं था। हाँ, उसने मेडिकल की पढ़ाई की है तो उसे ये इंटरकोर्स के बारे में तो सब पता है, लेकिन रोमांटिकली कैसे ये सब किया जाता है वो उसे नहीं पता बेचारे को। विंग बस किस कर रहा था एंड जब उसे फील हुआ कि वांग जी को अब सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसने वांग जी को छोड़ दिया था। अगले ही पल उसने भी वांग जी को बस ब्राइडल स्टाइल कैरी कर लिया और गिरने की डर की वजह से वांग जी ने भी अपने दोनों हाथों को विंग के नेक में के राउंड रैप कर लिया था। विंग वांग जी को बेड पर लेकर आया और उसने जेंटली वांग जी को बेड पर लिटा दिया। उसने खड़े खड़े पहले तो अपनी टाई उतारी, फिर अपने जैकेट को उतार कर वहीं कहीं फ्लोर पर फेंक दिया और धीरे धीरे वो वांग जी के ऊपर आने लगा। उसने वो अपने एक हाथ को वांग जी की उस नोट पर ले गया। उसके बाथरूम के नोट पर उसने वांग जी की तरफ झुकते हुए कहा, लंजा, अगर तुम्हें कहीं भी मुझे रोकना हो, कहीं भी, तो तुम मुझे रोक सकते हो। तुम जहाँ कहोगे मैं वहाँ रुकने के लिए तैयार हूँ। ये बोलते वो फिर से वांग जी किस करने लगता है एंड विंग की आंखों में इतनी सिंसियरिटी देखकर, यहाँ आने के बाद भी उसकी केयर देखकर वांग जी का हार्ट बस मेल्ट हो रहा था। एंड दोनों ही अल्फा ओमेगा अपनी डेली नाइट एक्टिविटी में बस डूब चुके थे। आई मीन उनकी फर्स्ट नाइट आज थी, आज गोवी एंड चेन्नई की तो एंगेजमेंट थी, लेकिन उन दोनों की फर्स्ट नाइट थी। पहली बार वो दोनों एक दूसरे को ऐसे टच कर रहे थे। विंग वांग जी को किस कर रहा था, उसे लिक कर रहा था, उसके लिप्स को बाइट कर रहा था और वांग जी बस मौन कर रहा था। धीरे धीरे दोनों के कपड़े कब कहाँ चले गए दोनों को ही नहीं पता। दोनों ही उस नाइट एक्टिव में बस इंडेक्स हो चुके थे। जब दोनों ही थक चुके थे तो लास्ट टाइम विंग ने वांग जी को नेक पर मार्क किया था, अपना अल्फा मार्क दिया था। साथ ही विंग ने खुद को भी मार्क करवाया था वांग जी से, तो वांग जी ने भी विंग को मार्क कर दिया था। एंड वो लोग थक कर बस सो चुके थे। अब कुछ दिन ऐसे और बीत चुके थे और उस दिन के बाद से तो विंग वांग जी बेचारे को छोड़ता नहीं था। जब उसे मौका मिलता था तब वो उसके साथ रोमांस करने लग जाता था और वांग जी के लिए लिटरली बहुत ज़्यादा हो रहा था कि क्यों उसने विंग को दूध टच करने की परमिशन दी, क्योंकि विंग बीस्ट है। उस रात उनकी फर्स्ट नाइट के दिन वांग जी 2 दिन तक बेड से नहीं उठ पाया था। विंग इतना ज़्यादा बिस्ट की तरह वो सब उसके साथ उसने किया था, तो वांग जी लिटरली वांग जी ने मना किया था कि 1 हफ्ते तक विंग ने उसे टच किया तो वांग जी उसे कभी खुद को टच नहीं करने देगा। ये बेचारे विंग के लिए पनिशमेंट की तरह ही थी, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया था एंड उसने बस 1 हफ्ते ही टच नहीं किया था, उसने फिर से अपना काम शुरू कर दिया था। एक दिन वांग जी अपनी मतलब हॉस्पिटल केबिन में बैठा हुआ था, तभी उसके फ़ोन पर आई मीन उसके डोर पर नोका तो वांग जी ने अंदर आने के लिए कहा, तो वहाँ से चेनी अंदर आया, साथ ही चेनी के साथ गोवी एंड विंग में अंदर आया। ये देखकर वांग जी थोड़ा शौक था, क्योंकि उसने किसी को नहीं बुलाया था। गोवी भी या तो लंच में उसके साथ लंच करने आ जाता है या फिर जब कोई ज़रूरी काम होता है तभी आता है। वैसे तो जो वांग जी वो गोवी का सीनियर हुआ, गोवी का सीनियर है वो, तो उसे गोवी से पूछना पड़ता है। अगर उससे थोड़ी को गलती हो जाती है तो वो गोवी से पूछता है, लेकिन आज गोवी यहाँ पर क्या कर रहा है, ऊपर से विंग एंड चेनी यहाँ पर क्या कर रहा है उसे नहीं समझ आ रहा था। तभी चेन्नू तीनों सामने बैठकर चेन्नू ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, उन सभी को लग रहा था कि आखिर वो जो सीसीटीवी फुटेज थे वो कहाँ डिलीट हो गए, लेकिन आज फाइनली मैंने उस होटल के मालिक से वो सब उगलवा ही लिया है। मैं सुनकर वांग जी शौक है। उसने कहा, क्या? तो चेन्नू ने कहा, उस दिन के बाद से ही मेरे दिमाग में एक बात खटक रही थी कि आखिर अगर हमें वो एविडेंस नहीं मिला तो आखिर उस यांग जी को ये सब कैसे मिल गया। तो मैंने बहुत कोशिश की उस होटल के मालिक से बात करने की, लेकिन वो अपनी बात से टस से मस तक नहीं हो रहा था। लेकिन फिर मैं कुछ दिनों पहले उस होटल में गया था एंड मैंने एक इंसान से वहाँ पर दोस्ती की है। मतलब मैं इस तरह से नहीं गया था कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं बस नॉर्मल इंसान की तरह गया था। एंड एक जो स्टाफ जो कि कंप्यूटर को हैंडल करता है, जो सीसीटीवी कैमरे को हैंडल करता है, मैंने उससे दोस्ती की और मैंने उसको ड्रिंक ऑफर की। एंड जब वो नशे में था तो उसने मुझे एक बात बताई और वो बात थी कि उस रात उसने वो जो सीसीटीवी फुटेज है वो इसलिए डिलीट किया था कि उसे करवाया गया था और उसने ही वो फुटेज डिलीट किया था। साथ ही उस फुटेज जितनी भी फुटेज थी वो पेन ड्राइव में निकाल कर उसने यांग जी को दिया था। ये सुनकर वांग जी शौक हो गया। उसने कहा, क्या? तो चेन्नू ने कहा, आपका शक सही निकला गा। आपने मुझे उस दिन कहा था कि आखिर जब ये फुटेज डिलीट हो चुका है तो यांग जी के पास कहाँ से आएगा। कोई भी साइबर क्राइम, कितना बड़ा साइबर क्राइम का अधिकारी हो, वो डिलीट हुई फ़ोटो को नहीं निकाल सकता। लेकिन यांग जी ने वो फुटेज निकाली थी। तो मुझे भी इस बात पर डाउट हुआ था। उस इंसान ने मुझे बताया था कि उसी ने ये सब डिलीट करवाया था। एंड वांग लिंग जब अकेले नहीं थी, इन सब में यांग जी खुद वहाँ थी। जब विंग बाथरूम के अंदर बंद थे, वो डोर ओपन नहीं कर रहे थे, तो
यांगजी थी जिसने एक स्पेयर की, बाथरूम की स्पेयर की शाओशुनचेन को दी थी। वो लोग जिन्होंने विंगा को उठाकर बेड पर रखा था उस वक्त जब वो होश लिटरली आधे होश में थे, तो वो आदमी यांगजी के ही थे। एंड सज़ा उसे भी मिलनी चाहिए। मैंने विंगा को पहले ये बात बता दी है क्योंकि मैं नहीं चाहता, क्योंकि यांगजी उनके बचपन के दोस्त थे। अगर वो मुझ पर भरोसा करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि मैं उन्हें सबूत के साथ ये सब बोल रहा हूँ। ये सुनकर चेन्यू ने विंग की तरफ देखा एंड वांगजी ने भी विंग की तरफ देखा। विंग ने खड़े होते हुए कहा, जो गलत है वो गलत है चेन्यू, इसमें कोई मेरा बचपन का दोस्त हो या ना हो, यांगजी ने गलत किया है। बस मुझे ये जानना है कि उसने ये सब किया क्यों है। ये बोलते हुए विंग की आंखों में लिटरली गुस्सा था। वांगजी उसके पास आया और उसने उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहा, शांत हो जाओ विंग, सब कुछ पता चल जाएगा। ये सुनकर विंग ने कहा, कैसे शांत हो जाओ लंजा, वह इंसान जिस पर मैंने भरोसा किया था, आखिर उसने ये सब क्यों करवाया है, वो ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ। ये बोलते हुए विंग की आंखों में गुस्सा भी था, हर्ट भी था, पेन भी था। क्या कहती, उसने यांगजी को अपनी दोस्त माना था, यांगजी उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। ऐसे ही 1-2 दिन और बीते। विंग ने यांगजी से मिलना शुरू किया, उससे बात करना शुरू किया एंड धीरे धीरे उसे पता चल रहा था कि शायद यांगजी ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये जानते हुए कि विंग मार्क्ड है। पहले तो सिर्फ इतना पता था कि विंग मैरिड है, तो अभी जब यांगजी का मन करता उसे हक कर लेती, उसका हाथ पकड़ लेती। इस चीज़ के लिए विंग ने उसे मना किया था कि वो शादीशुदा है एंड वांगजी को नहीं पसंद। शुरुआत के दिन से ही वांगजी को नहीं पसंद यांगजी का विंग को टच करना। तो विंग ने भी उसे मना किया था कि यांगजी उसे वांगजी के सामने या फिर कहीं भी ऐसे टच ना करे जैसे किसी को गलतफहमी हो, क्योंकि वो सिर्फ दोस्त है। विंग यांगजी को बस दोस्त मानता है। अब जब वो खुद से यांगजी से मिल रहा था, पता नहीं यांगजी को ऐसा लगने लगा था कि हाँ, अब जो उसने विंग के लिए किया है ये सब, तो विंग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। वांगजी तब हॉस्पिटल में बिजी हो गया है, तो विंग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ये चीज़ विंग के लिए एक बोनस पॉइंट की तरह थी। वो धीरे धीरे उससे बातें करने लगा था एंड एक दिन जब बहुत ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि यांगजी जब उसको खुद पर ज़्यादा थोपने लगी थी, तो उसने इस चीज़ का कन्फ्रंट कर ही लिया था कि आखिर यांगजी ने ऐसा क्यों किया है। और जब यांगजी मना कर रही थी कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो फिर विंग ने वो सबूत दिखाए, उस इंसान का कन्फेशन दिखाया कि उस इंसान ने खुद कहा था ये सब। और ये सुनकर यांगजी लिटरली शौक थी। फिर उसने बताया कि उसने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि वो बचपन से विंग से प्यार करती है एंड वो बचपन से ही विंग से शादी करना चाहती थी, लेकिन जब वो यहाँ आए तो विंग ने किसी और से शादी कर ली थी। वो ऐसा कैसे होने दे सकती थी, विंग सिर्फ उसका था। इसलिए उसने वांग लिंजाओ के प्लान में वो शामिल हुई। जिस होटल में वांग लिंजाओ प्लान कर रही थी, शाओशुनचेन के साथ ये सब बातें कर रही थी, तो उसने ये सब सुन लिया था। क्योंकि घर में तो वो ये सब कर नहीं सकते, क्योंकि घर में वेंजाओ होता है, तो वो इसी होटल में कर रही थी। मैं भी यहाँ पर आई थी, मैंने सब सुना था, इसीलिए मैंने उस प्लान में उसकी मदद की थी। पर तुम इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम्हें तो ये बात अभी पता चली है ना, सीसीटीवी वाली बात तुम्हें पहले पता नहीं थी, फिर भी तुमने अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ा कि मुझ पर कमी क्या है। ये सुनकर विंग ने यांगजी की तरफ देखते हुए कहा, तुम में यही कमी है यांगजी कि तुम प्यार नहीं समझती। मैंने प्यार को समझा है, लंजा ने प्यार को समझा है। प्यार करना दूसरे के ऊपर हक जताना नहीं होता, उसे समझना होता है, उसकी बातों को समझना होता है। वो जो कर रहा है उसे देखकर ये साबित करना होता है कि हाँ, हम उससे प्यार कर सकते हैं। लेकिन जो तुमने मेरे साथ किया वो प्यार नहीं, वो ऑब्सेशन नहीं है, जानते हुए कि मैं मैरिड हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। अगर उस दिन मैंने खुद को बाथरूम में बंद नहीं किया होता तो मैं उस ओमेगा के साथ क्या करता। तुमने ना उस ओमेगा के बारे में सोचा, ना तुमने लंजा के बारे में सोचा, ना तुमने मेरे बारे में सोचा। अगर मैं नशे में भी वो सब कर लेता तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। मैं लंजा के सामने अपनी नज़रें उठाकर नहीं देख पाता। और मुझे तो ये समझ, अगर मैं वो सब कर लेता तो वांगजी मुझे उस तरह से देखता भी या नहीं। वांगजी ने मुझ पर भरोसा किया था एंड मैंने उस भरोसा को टूटने नहीं दिया। लेकिन अगर वो भरोसा वांगजी ने नहीं किया होता तो तुम्हें पता है तुमने कितनी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी थी। तुमने मेरा करियर बर्बाद कर दिया, तुमने मेरे पेरेंट्स, तुम्हें पता है उस दिन मेरे पेरेंट्स कितना ज़्यादा पेन में थे। लेकिन तुम्हें इस चीज़ की कोई परवाह नहीं थी, तुम्हें बस खुद की परवाह थी, अपने प्यार की परवाह थी। प्यार वो होता है जिसमें हम दूसरों को खुश देखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम दूसरों को दुखी कर उससे अपना बना रहे हैं। तुम्हारा ये प्यार नहीं है, ये जुनून है, ये पागलपन है। और पागलपन की सज़ा होती है। तुमने गलत किया है, यांगजी की सज़ा तुम्हें मिलेगी। ये बोलते हुए विंग वहाँ से जा चुका था। उसके बाद यांगजी को भी सज़ा मिली थी, उसको भी कई सालों की मतलब जेल हुई थी। हालांकि उसके जो फादर थे वो थोड़ा
पावरफुल पर्सन थे तो सज़ा थोड़ी कम हो चुकी थी, लेकिन हाँ उसे जेल हुई थी। एंड उसके बाद वांग जी और विंग तो हैप्पीली मैरिड थे। जब कुछ दिनों बाद विंग और वांग जी को पता चला था कि वांग जी प्रेग्नेंट है, एक दिन जब वो एक लेट नाइट ऑपरेशन से आया था, वांग जी पूरी रात ने उस ऑपरेशन किया, लगभग 4 से 5 घंटे का ऑपरेशन था। एंड जब वो बाहर निकला तो सडनली ही बेहोश हो गया था। पहले वो थक बहुत गया था, एंड जब से वो उसने हॉस्पिटल ज्वाइन किया है वो खुद पर कम ध्यान देने लगा था, क्योंकि वो हॉस्पिटल का काम उसके लिए बहुत ज़्यादा हो चुका था और वो अपना ध्यान रखे बिना काम कर रहा था। जब वो बेहोश हुआ तो उसको चेक किया गया। एंड गुवी एंड वांग जी वो सर्जन हैं, तो गोवी तो वांग जी को चेक नहीं कर सकता था। अगर कोई इंजरी होती तो गोवी चेक कर लेता, लेकिन वांग जी को जब चेक किया गया तो उसे पता चला कि वांग जी प्रेग्नेंट है। ये चीज़ गोवी के लिए भी वो गोवी बहुत खुश था। ये चीज़ जब विंग को पता चली थी, मतलब वांग जी ने कहा था कि वो लेट हो जाएगा, उसे लगभग 2 से 3 बज जाएंगे आने में, तो विंग उसका इंतज़ार ना करे, वो सो जाएगा, क्योंकि विंग भी थक जाता है। लेकिन विंग को कितना ही कर ले, विंग उसका इंतज़ार करता है, भले ही सुबह फिर विंग खुद लेट हो जाए। गोवी ने जब ये बात फ़ोन करके उसे बताई थी कि वो आए और वांग जी को ले जाए, क्योंकि वांग जी वैसे बेहोश हो चुका है, थक चुका है बहुत, तो वांग जी को आराम की ज़रूरत है। और विंग भी बहुत खुश था जब उसे ये बात पता चली थी। और सोचा कुछ तो मिस्टर मिसेस भी थे ही साथ ही, पेरेंट्स ज़्यादा भी ग्रैंड पेरेंट्स खुश थे चेन्यू को जब ये बात पता चली थी, तो लिटरली ही वॉज सो हैप्पी वांग जी के लिए। कुछ दिन बाद चेन्यू एंड गोवी की भी शादी करवा दी गई थी, एंड दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। तो हे एवरीवन, ये हमारा जो FF है ये यहीं पर एंड होता है। अब आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ होगी कि दी, अगर आपको ये जो स्टोरी है ये फ्लफ़ी करनी थी, इन पर एक दूसरे पर विश्वास ही दिखाना था, तो आपने पहले वो वाला चैप्टर शुरुआत वाला क्यों दिखाया जिसमें विंग टॉक्सिक हो रहा था। तो मैंने यहाँ पर शादी की 2 सूरतें दिखाने की कोशिश की हैं। एक सूरत जब जो वांग जी ने इमेजिन किया था, अब जो वांग जी ने इमेजिन किया था हम ये नहीं कह सकते वो सिर्फ काल्पनिक है, वो सच्चाई है। कई जगहों पर वो सच्चाई होती है, फिर कहें कि आजकल 85% पर वो सच्चाई होती है। तो मैंने दोनों दिखाने की कोशिश की कि अगर, क्योंकि मेरी जहाँ तक मुझे लगता है, जो मेरी स्टोरी सुनते हो 20-21 साल के तो लड़के हैं, लड़कियाँ तो बहुत कम है, लड़कियाँ ही हैं। एंड अगर हम अपने रिश्ते को कैसे ले जाएं ये हम पर डिपेंड होता है। हम चाहें तो फर्स्ट पार्ट वाला विंग बन सकते हैं जिसने वांग जी फ्रीडम छीन ली, जिसने वांग जी को बस अपना ओमेगा इस तरह बना लिया कि वांग जी उसके घर पर शादी कर आया है, वांग जी उसी का हो चुका है। वांग जी क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये विंग डिसाइड करेगा। वांग जी पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, वांग जी नौकरी करेगा या नहीं करेगा, वांग जी सांस भी लेगा तो वो विंग से पूछ कर लेगा। तो एक साइड मैंने ये दिखाई है और एक साइड ये दिखाई है कि विंग ने वांग जी की कितनी रिस्पेक्ट की है, उसने वांग जी की हर बात की रिस्पेक्ट की है। वांग जी अगर उसे रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, वांग जी अगर उसके लिए फीलिंग्स नहीं दिखा रहा था, तो विंग ने वेट किया है, पेशेंटली वेट किया है, एंड इस पेशेंट का उसे फल भी मिला है। वांग जी ने उसकी फीलिंग्स को रिटर्न किया है। तो मैंने ये 2 पेज दिखाए हैं लाइफ के। मुझे खुद नहीं पता क्योंकि आई एम इन एक्सपीरियंस इन माई लाइफ, ऐसी बातों में इन एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया है, राइट। तो मैंने बस कोशिश की है, मैंने अपने आसपास जो देखा है उसको, उसके दोनों चेहरों को मैंने सामने लाने की कोशिश की है। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कौन सा अच्छा लगा एंड कौन सा बुरा लगा तो क्यों बुरा लगा, प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना। एंड आप हमारे भारत का यूथ हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना कि हम अपने रिश्तों को कैसे ले जाना चाहते हैं, कैसे उसको बढ़ाना चाहते हैं। वांग जी का डायरेक्ट कहीं ना कहीं सही था, क्योंकि उसने बचपन से ही टॉक्सिक फैमिली देखी थी, तो उसे डर था कि उसका जो अल्फ़ा है वो भी ऐसा ही होगा। एंड कहीं न कहीं एक पल के लिए उसे लगा कि हाँ, उसका अल्फ़ा भी ऐसा ही आता कि उसका फ़ादर से भी बदतर है। लेकिन फिर एक रियलाइज़ेशन उसे ये हुआ कि विंग वैसा नहीं है, और अगर अल्फ़ा या फिर ओमेगा कोई भी हो, क्योंकि रिश्ता सिर्फ एक से नहीं चलता, रिश्ता सिर्फ अल्फ़ा से नहीं चलता, रिश्ता अल्फ़ा या ओमेगा, फिर हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं कि लड़का और लड़की दोनों से चलता है। मैंने ये 2 पर्सपेक्टिव्स अपने रखे हैं। आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। एंड आई नो मैं बहुत ज़्यादा आलसी हो चुकी हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। हाँ, इसको देखना, लाइक करना, शेयर करना, क्योंकि चैनल की जो रीच है वो बहुत कम जा रही है। अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो लिटरली चैनल बंद होने की कगार पर आ जाएगा। तो प्लीज़ लाइक और शेयर किया कीजिए और कमेंट तो ज़रूर किया कीजिए। एंड हमारे 3000 जो सब्सक्राइबर्स है 3K होने में बहुत कम बचे हैं, लगभग 30 से 40 ही सब्सक्राइबर बचे हैं। तो प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ 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 प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।